हेलो प्रमित, के क्या हाल है? बढ़िया। मेरे जहाँ जहाँ जो जो बच्चे हैं वो मेरा प्रमोशन करेंगे, अपने आप बच्चे आ जाएंगे। अब वो तभी होगा जब नंबर आएगा, प्लस नंबर नहीं भी आएगा बट एफर्ट अगर हम कर रहे हैं, मतलब बच्चों ने मेहनत की है। मैं तो देखो फिर अभी बोल रहा हूँ, मेरे लिए तुम 50 नंबर लाओ 70 में से, मैं जब जो फाइनल हाफ होगा ना 11th का, उसमें तुम्हारा 70 में 70 मैं ला दूंगा, बट 50 अभी लाओ। क्योंकि हाफ एलिम गिरता है, स्कूल वाले कम देते हैं, स्ट्रिक्ट करते हैं, पेपर टफ बनाते हैं। और प्लस अभी आप 11th में 5 ही महीना तो हुआ है। जब आप फरवरी में पेपर दे रहे होते हैं, मार्च में पेपर दे रहे होते हैं, उस समय तक आप इतनी झटके खा चुके होते हैं कि एक तो आपको झटके खाने की आदत पड़ जाती है, दूसरा सिलेबस भी कई बार रिवाइज हो जाता है, 2-3 बार रिवाइज हो जाता है, यूज टू हो जाते हैं कम नंबर आने का, तो फिर वहाँ फाइनल में अच्छे मार्क्स आते हैं। और मैं बताऊँ, फिजिक्स में जिस बच्चे के 60 आते हैं वो क्लास का टॉपर होता है, स्कूल टॉपर होता है। अर्चित के 65 ही तो थे, अर्चित के 65 थे 70 में से, और वो स्कूल टॉपर था। मतलब 5-6 बच्चे स्कूल टॉपर थे, इसमें एक वो था। और नहीं तो पूरी क्लास 40-50 में निपट जाती है। तो आप अगर 50 नंबर ला रहे हो ना, तो मेरे लिए तो टॉपर हो तुम लोग। 50 नंबर बहुत है भाई, 50 प्लस 30 80 नंबर हो जाता है 100 में। 100 में 80 हो जाता है, जोड़ो तो 70 में 50 लगता है, 100 में 80। बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करो कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स रहें क्लास में। तो चलो एक आध बच्चे देखो वो रहे, वो मिलेंगे तुम्हें, वो मिलेंगे तुम्हें 1-2 बच्चे, एक मिलेंगे ऐसे बच्चे भी होंगे जो ये कह रहे हैं ना, इस कैटेगरी के भी बच्चे हैं। बट मेजॉरिटी अगर इसके बाद पूछो बाकी के स्ट्रेंथ क्या है, क्लास का एवरेज मार्क्स क्या है, रेट ऑफ फेल बच्चे कितने हैं, तो वो ज़्यादा मिलेंगे तुम्हें। हाँ, 1-2 तो मिलते ही हैं यार, 1-2 बच्चे तो रहते ही हैं बहुत ही क्रीम। पेपर देखा नहीं तुमने इसका? तुमने पेपर, अच्छा 5th क्वेश्चन में डाउट है आपको ना, एग्जाम्पल 5th, ये छोड़ो, उनका पूछ लो जो 2 बच्चे पास हुए हैं केवल 12th में। हरनेक के क्लास में केवल 2 बच्चे पास, रिदमन और एक और लड़का है। एनीवे, 5th एग्जाम्पल, ओके, IIT 98 है ना। अ फोर्स F, ये IIT में है, कोई दिक्कत नहीं, पहले बेसिक सवाल ही है वैसे। हाँ, कल ले सकता हूँ मैं बड़ी क्लास, कल मैं 8 घंटे पोलो के पढ़ाने को पढ़ा दूंगा, क्योंकि TTS में रहता है टाइम, क्योंकि यहीं रहता हूँ मैं। नहीं मैं बाकी जिनका पेपर है, इसका तो मैथ है, ये तो अभी थोड़ा सा पढ़ाऊँ। ठीक है, शाम को रखेंगे, ठीक है। कल मैं सारा ऑफ कर दूंगा, तुम लोग का ही रखूँगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लेना पूरे दिन का अपन यहीं पे नहीं होगा तो यहीं बैठे रहेंगे, कोई इशू नहीं है। खाना वाना लेके आना, कोई समस्या नहीं है, मेरे लिए भी ले आना। मैं भी वैसे भी मेरे कौन घर पे ही है मेरे, मैं भी क्या बताऊँ, ब्रेड जैम खाना पड़ रहा है। फोर्स दिया है गुरु के, पॉजिटिव कांस्टेंट है, पार्टिकल पे लग रहा है इन XY प्लेन। कल का एक किस्सा बताता हूँ, जैसे बातें बड़ी रहती है मेरे पास, गॉसिप बहुत रहती है। रमेश नगर मानसरोवर की एक बच्ची है, अच्छी है पढ़ने में, जब से मेरे पास पढ़ रही है काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है उसका। बिलो एवरेज से मैंने एवरेज में ला दिया हूँ, और पेपर तक मैं उसको ठीक ठाक करता हूँ, मतलब 50 तक आ जाएंगे, 70 में से उसके पेपर तक, बोर्ड में तक। मेरा एक सिद्धांता में एक रूल है, मेरा नहीं रूल है, सिद्धांता का रूल है कि एवरी सैटरडे देयर इज़ अ टेस्ट, और मुझे भेजना ही पड़ेगा। सम हाउ इफ़ आई मिस, और मैं नहीं भेज पाया, तो दे विल अरेंज द टेस्ट, वो बना देते हैं टेस्ट और ले लेते हैं। चेक मैं ही करता हूँ, ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी, चेक तुम करो। पेपर बड़े सारे रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा रिपोजिटरी है उनके पास, और एक मास्टरमाइंड बहुत बड़ी संस्था, जानते ही होगे, नाम सुने हो, पहले आया था यहाँ पर, मास्टरमाइंड बहुत बड़ा संस्था, तो उसका भी उनके साथ है दोस्ती यारी, तो पेपर तो आ जाता है, ठीक है, तो टेस्ट तो हो जाता है। प्लस हमारा खुद का एक क्वेश्चन बैंक बना हुआ है, और सुपर 500 सीरीज़ करके मैं बनाता हूँ, जिसमें मैं 15-15 क्वेश्चन बोर्ड के छाट के भर रहा हूँ। मैंने कहा बच्चे तुम SL और PY BQ सुपर 500 और जो असाइनमेंट है, ये 4 चीज़ कर लो, इसके अलावा कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, ये 4 को ना कर रखे, XYZ वेबसाइट से क्वेश्चन कर लिए, जैसे ही करे हाथ पैर फूल गया। उसमें सारे क्वेश्चन IIT के थे, लिखा नहीं था बट थे IIT के। 10 MCQ मेरे को फाट भेज दिए, मैंने दिया, मैं सॉल्व किया, 1.5 पेज का सोल्यूशन, और था MCQ, मैंने देखो सॉल्व करके भेजा, और था MCQ। मैंने कहा बेटा क्या कर रहे हो, फिर मैं रात को ऑनलाइन क्लास लिया उसको, और मैंने डाउट लिया, मतलब तो मैंने उसको समझाया कि देखो रिसोर्सेज इतने हैं ना कि तुम पागल हो जाओगे, तो आपको एक चीज़ अपने आप को लिमिट करनी पड़ेगी, ये देखो। फिर मैंने रात को इनकी ऑनलाइन क्लास ली,
और ये देखो मैंने इनको भेजा, एक एक ये सारे एमसीक्यू है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये एमसीक्यू है, ये सब एमसीक्यू है, करते करते सॉल्व करते 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 ये पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, तब जाके आंसर आया ऑप्शन सी। इसमें भी स्टेप मैंने नहीं लिखे। ये फिर एमसीक्यू शुरू हो रहा है, ये सारे एमसीक्यू देखो, ये भी एक एमसीक्यू है, मतलब 10 एमसीक्यू तो 6 मैंने सॉल्व किए। फिर मैंने इसको समझाया कि जो जो मैंने पढ़ाया है ना आप उतना करो, आपके वैसे ही 40-50 नंबर आ जाने। तो रिसोर्स को लिमिट करना पड़ता है। 11th की सबसे बड़ी बात है, बहुत कुछ होता है पढ़ने को। 10th तक बहुत कुछ नहीं होता, 10th तक तो पता है ये 3 बुक है, इनको पढ़ना है। 11th में बहुत बुक है, बहुत रिसोर्स है, पढ़ने बैठोगे तो वर्क एनर्जी पढ़ोगे 1 साल, सही बता रहा हूँ मैं। तो अपने आप को सिंक्रोनाइज करना है। एक्स वाई प्लेन में नहीं आएगा वो। स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन टेकन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉइंट दिया है कोऑर्डिनेट a, 0, ठीक है। देन पैरेलल टू y एक्सिस, देन पैरेलल टू y एक्सिस, एंड इस पे पॉइंट है a, अच्छा सवाल है। कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय द पार्टिकल। एक्स वाई प्लेन है, सबसे पहले पार्टिकल मान लो p है ये, और ये q है। a, 0 का मतलब होता है कि y 0 है और a यहाँ, मतलब यहाँ पे होगा, है ना? नहीं, y 0 है मतलब यहाँ पे होगा, है ना? p यहाँ पर होगा पॉइंट, ओके। a, 0। दूसरा है a, ये भी a लेते हैं, ये हो गया q पॉइंट, ये काट दो, ऐसा कुछ है। यहाँ पर है q, तो p से q जो पार्टिकल मूव किया है, कितना वर्क डन किया है, फोर्स है उसके पास कितना। तो वर्क डन के लिए हमें चाहिए होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है। पोजीशन वेक्टर क्या चीज़ होती है, थोड़ा समझ लो। देखो सर, पोजीशन वेक्टर, देखो डाउट से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। पोजीशन वेक्टर क्या चीज़ होती है, ये अगर कोई हमारे पास प्लेन है एक्स वाई, हम मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट है P और यहाँ पे पॉइंट है Q, तो ओरिजिन से इसको रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर कहलाता है R1। ये है R1 पोजीशन वेक्टर P पार्टिकल का। ये है R2 पोजीशन वेक्टर Q पार्टिकल का, और इन दोनों को रिजल्टेंट R1, 2 ये होता है। अब ध्यान से अगर आप देखोगे, वेक्टर थोड़ा डिवाइस करा देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। सम ऑफ 2 वेक्टर, देखो ऐसे जा रहे हैं ना, और फिर रिजल्टेंट ये वेक्टर है। तो ये हमारा जाने का रास्ता था और ये हमारा रिजल्टेंट का रास्ता है। ऐसे होता है बेटा, गए कोई भी 2 लेना पड़ेगा, यही लेना पड़ेगा, हेड टेल फिर ये ट्रायंगल लॉ होता है। तो यहाँ से R1 2 की वैल्यू हो जाती है R2 माइनस R1, ठीक है, R2 माइनस R1। अब समझना, अब इसको सर ये क्यों बता रहे हो, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, सीधे क्वेश्चन बताओ। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक बार पॉइंट पार्टिकल P पे है जो कि है a, 0। इसके लिए R1 जब मैं लिखूंगा तो लिखूंगा a i कैप 0 j कैप। एक बार पार्टिकल Q पे है जो कि है a, पे है, इसके लिए मैं R2 लिखूंगा a i कैप a, पक्की बात हो गई। अब इन दोनों का मैं रिजल्टेंट वेक्टर लिखूंगा R2 माइनस R1। अब मैं लिखूंगा R12, तो R2 माइनस R1, तो a जो भी है a i कैप प्लस a j कैप माइनस a i कैप प्लस 0 j कैप, माइनस माइनस कट जाएगा, तो बचेगा क्या, a j कैप। क्या बचेगा, a j कैप। वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ f डॉट r। वेक्टर तो सब जगह लगेंगे बच्चे, हर जगह वेक्टर लगेगा। वेक्टर आपने पढ़ लिया ना एक बार। जैसे असल में कैसे लग गया वेक्टर, क्योंकि वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है तो वो हर जगह लगेगा। अब फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ था, छोड़ो यार, फोर्स दिया हुआ है माइनस के वाई आई कैप एक्स जे कैप डॉट प्रोडक्ट, और आर मतलब रिजल्टेंट। अब कितना है, ए जे आया है, क्या आया है, ए जे। तो जब इसका डॉट करेंगे तो ए से ए मल्टीप्लाई होगा, तो ए वाई माइनस के, बाकी 0 हो जाएगा। बोलो क्यों, इसके साथ तो 0 हो जाएगा।
उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने, इसके साथ 0 होगा, इसके साथ हाँ, ये बचेगा केवल, है ना, तो A केवल x बचेगा। सेम सेम और 1 हो जाते हैं, और अपोजिट मतलब अलग अलग है तो 0 हो जाते हैं, क्योंकि 90 डिग्री हो जाता है ना। तो आपको मिला वर्क का इक्वेशन मिला -k(a)x। अब इसने बोला पार्टिकल जो है वो x एक्सिस पे है, किस पे है, और उसके कोऑर्डिनेट दिया था a,0, यानी x की वैल्यू क्या हो गई a। यहाँ पे पुट कर देंगे तो w इज इक्वल टू हो जाएगा -ka²। ये आपका आंसर है। हाँ, तब घंटा बैठ गई। नहीं नहीं, इसमें तुम्हें पोजीशन वेक्टर इसलिए मैं रिवाइज कराया। ये आ सकता है। हाँ हाँ, पोजीशन वेक्टर यहाँ पे वेक्टर का वो कॉन्सेप्ट है चैप्टर 2 का। ठीक, इसके बाद 5th के बाद बताओ। एग्जाम्पल 7। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं आएगा। ये नहीं आएगा। एग्जाम्पल 10। एरिया निकालना है ना, तो देखो मैं बताता हूँ इसमें, चलो समझ लो, कुछ नहीं है। आपको ऐसा लगा होगा जो ये नीचे गया ना एरिया, इसको भी माइनस नहीं करना है, इसका मॉड लेके इन एरिया में ऐड कर देना है। या नेगेटिव में गया है ना, तो वर्क तो नेगेटिव हो सकता है, हाँ तो फिर माइनस ही कर दो, वर्क नेगेटिव हो सकता है, हाँ माइनस करेंगे। तो जब भी आपको ग्राफ ऐसा मिले, तो क्या नेगेटिव बता रहा हूँ समझा रहा हूँ, जब भी ग्राफ आपको वर्क डन का ऐसा मिले, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वर्सेस, यहाँ ध्यान देख लो तुम, अगर मान लो ग्राफ ऐसा मिल रहा है, इसका होगा एरिया A1, एरिया अंडर FS गिव यू वर्क डन, एरिया अंडर FS गिव वर्क डन, ये कॉन्सेप्ट है। तो वो तो आप ले लेना, हाफ बेस इनटू हाइट करके निकाल लेना। तो इसका वर्क डन आया W1, ये एरिया A2, इसका वर्क डन आया W2। तो जो नेट वर्क डन होता है वो W1 प्लस W2 होता है, बट ये निगेटिव स्लोप है, क्या है, नेगेटिव में है, तो W1 प्लस माइनस W2। अब कर लोगी। अब इसमें देखो ध्यान से क्या बना है, एक रेक्टेंगल बना है, एक ट्रेपेजियम बना है, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बने हैं। देखो ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया, ये ट्रेपेजियम का एरिया, ये छोटा सा ट्राइंगल, ये छोटा सा ट्राइंगल, इनका एरिया ऐड हो जाएगा, जो भी आएगा ये वाला माइनस कर देंगे। नेक्स्ट पेज 6 पॉइंट नहीं है, एग्जाम्पल 16। आ जाओ 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 जाओ, मैंने कहा जगी नहीं होगी बच्ची, है ना। आपको डेट नहीं मैं तो 4 बजे सोया था, फिर भी जग गया, 4 बजे सोया था। मैं भी इसी के आसपास हूँ। तो पीछे कर लो, तुम भी थोड़ा पीछे कर लो। हाँ, मैं अलार्म लगा सोया था 7 बजे का, अलार्म बजा, मैं जगा ही नहीं। फिर जैसे घटेगा 9 बजे को, अबे यार 9 बज गया, जल्दी जल्दी उठो, जल्दी जल्दी उठो। हाँ हाँ, मैं नारायणा रहता हूँ, इंद्रपुरी, मतलब यहाँ से 7 किलोमीटर। सुबह 4:20, 5:30। अलार्म तो पता नहीं चलता बज रहा है कि नहीं बज रहा है, पता नहीं कहाँ चल रहा है। हाँ ये आएगा, ये आ सकता है। देखो भाई, एक दिन का पढ़ने का बहुत सारा डाउट निकला, तो हम लोग कुछ कवर करते। तुम्हारा तो कल ही पेपर है, ऑल द बेस्ट। आने से पहले मैं, हाँ लेकिन डेरिवेशन तो आपको करना पड़ेगा। ये इस चैप्टर के आखिरी के, ये जो है यहाँ से ये वेरी इनफाइनाइट इम्पोर्टेंट। क्यों सर, बैंकिंग आया था तुम्हारे पेपर में, बैंकेट रोड आया था ना। बैंकिंग वाली डेरिवेशन करा ले चलो करा दूंगा, उसमें याद करना है, हाँ करा दूंगा। आज छोटी क्लास लूँगा मैं, MWF है ना आज, मैं भी निकल जाऊँगा 1 बजे। उसके बाद कल लेंगे, फिर और कोई क्लास नहीं है, फिर नहीं लूँगा, फिर से कल होगी, क्योंकि ये यही बात हो रही थी, यही बात पेपर में भी बुलाया जा रहा है, बिकॉज वापस नहीं कराया जाएगा वो टॉपिक जो छूट जाएगा। हमारे बच्चे पेपर में भी जा रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ने। वही बात भी कल ही डांट पड़ी ना। नहीं थर्मो पढ़ लो, क्योंकि फिजिक्स में भी है। तो MW, हाँ देख लो, 1 घंटे ही है, बात 1 घंटे की नहीं होता है, मैं बताता हूँ।
1 घंटा जाना, 1 घंटा आना जाना और 1 घंटे की थकान होती है। अरे यार अभी तो आए, लाओ रील्स देख तो रिलैक्स कर लेते। तो हमारा जाता कितना, 3 घंटा, सही कह रहे हैं, मेरा यही पक लिख के ले लो, 3 घंटे तो जाता है। और अगर आप घर पे रहोगे तो इस 3 घंटे में 2 घंटे फिजिक्स तो पढ़ ही लोगे। अरे मैम रिकॉर्डेड दे देती है, क्यों टेंशन ले रही हो, मांग मिल जाता है उनका जूम पे। देती है वो। सही कह रही है, मैंने कल डाला दे दी कि वो नहीं देती शायद। अरे है उनका रिकॉर्डिंग, मेहर को मिला है। पहले रूम में वही नहीं है, कैमरा नहीं समझी, कैमरे वाली बात ही नहीं है, मेहर को मिला है, तुम लोग मांग नहीं पाते हो। मेहर को उनके कोविड के सारे रिकॉर्डेड मिले, मांगो ना जाके, रिक्वेस्ट करो। कोविड के तो भेजे, लेकिन हाँ, कोविड हाँ। के थर्मो तक की है नहीं अच्छा ना, थर्मो नहीं है, वहाँ तक हाँ के ठीक लिए ठीक वहाँ ठीक तक ठीक के ठीक समझ, तब नहीं होगा। हाँ गली गली डांटी, गली में तो ताने मारे हैं, ये तो हर अल्टरनेटिव में छुट्टी मारती हो, मैं तो ना मारती हूँ। मुझे इससे अब मैं तो देखो, इन अ बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर फायर अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। करा है ना, चलो मैं यहाँ पर आयोजक पेज वाला है ना, ये 20% वाला है, ये हम्म। सेम सर ने रजिस्टर में कराया हुआ है। ये आता है तुम्हें, हाँ, तुम्हें ये आया है। आता है तुम्हें? हाँ, मैं यहाँ नहीं पे क्वेश्चन अपनी नहीं तो फिर ठीक है, फिर ठीक है। मैं 2 बार सेम क्वेश्चन में परसेंटेज वाले में डरती हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, अभी करते हैं, वो भी कर लेते हैं। लिखा है इन अ बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन ये बताओ पुलिस ऑफिसर फायर अ बुलेट ऑफ मास इतना, तो मास ऑफ बुलेट पेपर भी ट्राई करा था। पेपर जैसा अगर आगे तो आसान है तुम्हारा पेपर। पेपर हाँ, पेपर 50 ग्राम है, कन्वर्ट इनटू केजी, 1000 से डिवाइड, 41% वाला है ना, 0.05। नहीं ये है 10% ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखा है। 17 है, पेज नंबर 10। स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बुलेट दिया है 200 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस। ये तो अभी देविक करेगा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है करा रखा है मैंने, कल ही तो कराया, जब ये नहीं आया था ये पहले भी कराया है, रिवीजन वाले में भी कराया, ऐसा नहीं है। चलो क्या नाम है तुम्हारा गुरुजी? ये थिकनेस है प्लाईवुड की, दैट इज 7 करो 2 सेंटीमीटर। इसमें बुलेट इंटर कर रही है ऐसे कुछ। द बुलेट इमर्ज आउट ओनली 10% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। जितना भी काइनेटिक एनर्जी पहले था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जब वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बनी तो वो 10% थी किसकी, 10% थी किसकी, इनिशियल की। किसकी, इनिशियल की। तो पहले इनिशियल तो निकालना पड़ेगा, तो इनिशियल निकलेगा हाफ mv² से, तो mu² लगेगा, क्योंकि मास भी है और u भी है, और इसका 10% क्या होगा, फाइनल आएगा। क्या आएगा, फाइनल। आपको स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी निकालने की है ना, जाने की। तो देखो सर, बहुत ही बेसिक और बच्चों वाला, थोड़ा बहुत समझना है, समझ लो एकदम। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे सर हाफ mu² से, जो फाइनल हाँ 1000 आया है, सॉल्व होने के बाद 1000 जूल आया है। फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ऐसा लिखा है ना उसने ये बात, तो 10% ऑफ 1000 100 जूल। अब काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, हाफ mv²। क्या यही 100 जूल है? ये तो MCQ में आएगा, देखना तुम। मास है हमारे पास, हमें v चाहिए बस, तो ये हो जाएगा 200 अपॉन m रूट में v की वैल्यू। हो गया सॉल्व, हो गया। 200 by 0.05 पूछ रहा हूँ वो m है तो ये रहा, है तो 200 Why put कर रहे हो? 0.05 रूट में, ठीक है, तो 2 0 और आएगा हट के 5, 4000 तो 4000। तो इसका देख लेना, 2 बाहर जाएगा, अंदर 1000 हो जाएगा। 400 है तो अंदर 100 हो जाएगा, 100 मतलब 10 बाहर आएगा, तो 20 मीटर। ये तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, 63 आ रहा है। क्या गड़बड़ हुआ, क्या काटा गड़बड़ हमने? कुछ तो हुआ है इसमें, इन्होंने ना नहीं ठीक है, वैल्यू सब गलत पुट हुई है, फॉर्मूला सही है। सुनो, हाफ मास कितना है 0. हाँ हाँ मैं ये एक सेकेंड, ये हाँ रुक जाओ, v² इज इक्वल टू 100, तो उधर जाएगा तो 400 है ना, इधर जाएगा तो 400, और v² इज इक्वल टू हो जाएगा 400 अपॉन 0.05,
तो 2 डेसिमल हटेगा ना, हाँ 2 डेसिमल हटेगा तो 2 0 आएगा, तो अपॉन 5 ये रूट में चला जाएगा। तो अगर हम 5 से काटे तो 5 8 जा तो 8000 हो गया। अब 8000 का रूट निकालेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप इसको कर सकते हो 80 इंटू 100 है ना, तो 100 का 10 बाहर जाएगा, फिर 80। अब इसको कर सकते हैं हम लोग 4 2 जा 8 इंटू 10, तो 2 बाहर आएगा, तो 20 रूट 20 है ना, 20 रूट 20। अब ये रूट 20 की वैल्यू जो आएगी यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, अगर नहीं आ रही है तो 20 रूट 20 है ना हमारा आंसर। अगर आप ये भी लिखते हो तो कोई समस्या नहीं है। वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 63 पॉइंट समथिंग करके आ रही है ना, हाँ सॉल्व करने पे। नेक्स्ट कौन सा है बच्चा? एग्जाम्पल 21। चलो चलो कर दें ऐसी, इस गर्मी लग कर दूँ, थोड़ा देख के कर देते हैं। 21 हाँ हुक्स वाला, पहले वो करा दो। स्प्रिंग बता दो पहले। तो स्प्रिंग में तो आपको स्टेटमेंट है हुक्स का, वही लिखना है ना कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो माइनस होगा एक्स के। अब माइनस इसलिए क्योंकि जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, वो माइनस डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसको बोलते हैं स्प्रिंग कोफिशिएंट। ये तो कैलकुलस मेथड है। इसमें एनालिटिकल मेथड उसमें करा रजिस्टर में, तो मैंने सेम अच्छा। डेरिवेशन करी है। इसमें सब, हाँ बोलो ना। न्यूमेरिकल्स भी इतने गंदे से हैं उसका भी। इसमें न्यूमेरिकल आपने लगा 39 38, ये अच्छे न्यूमेरिकल 38 39 40, ये 3 न्यूमेरिकल एक साथ लगाना है। 38 39 40 ये तीनों लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल, ये कर लिए मैंने। बहुत तीनों बहुत अच्छे हैं। काइनेटिक एनर्जी से गेन ऑफ काइनेटिक, एक लॉस होगा एक गेन होगा, गेन ऑफ कोई भी एक होगा, हाँ जो एक लॉस होगा दूसरा वाला गेन होगा। ये वाला ग्राफ है ना 6.28 दोबारा बोलना एग्जांपल। 38 39 40 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 38 ये मैंने कराया है, मेरे को चारों अब याद रहता हो पता नहीं पेपर में, ये इस पे क्वेश्चन आएगा। हाँ ये चारों, ये तीनों मैंने क्वेश्चन कराए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्प्रिंग पे है, आप लिख लो लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी डिस्कस कर देता हूँ। अरे 15 का नंबर है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो ना, एक ही पे तो ही ना तुम जीवन भर टिक जाओगी। बाकी बात है ना, लॉज और वो भी नहीं लगेगा बस तीन बात। इन लोगों में आएगा, क्यों आएगा कि तुम्हारे में पेपर जल्दी हो गया है ना, इनके में वेटेज ज़्यादा है डिस्ट्रीब्यूशन। स्प्रिंग वाला आएगा ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा क्या बताऊँ मैं, स्प्रिंग वाले में पोटेंशियल एनर्जी बताऊँ हुक्स लॉ से, ये वाला डेरिवेशन, ये चलो इसमें ये जो दो एक ग्राफ मैं ग्राफ सारा बता, हाँ ग्राफ भी बता देता हूँ क्या सीन है। देखो पढ़िया पहले ग्राफ ही बता देता हूँ। देखो ग्राफ कैसे क्यों ऐसा बनाया गया, निगेटिव स्लोप पर क्यों बनाया गया है। ग्राफ में दो घर आया हुआ है मुझे, एक वो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। पॉजिटिव सेम आ रहा है माइनस। माइनस है, देखो होता क्या है बता रहा हूँ, अभी यहीं से समझ जाना। देखो ये आपका है एफ एस रिस्टोरिंग फोर्स, इसे स्प्रिंग फोर्स बोला जाता है इसको, और ये है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा कि मैक्सिमम जो स्प्रिंग को आप कंप्रेस या स्ट्रेच कर सकते हो वो है आपका एक्स मैक्स। क्या है एक्स मैक्स, उसको हम लोग एक्स एम से लिखते हैं। अब होता क्या है, अगर आप देखो कि फोर्स फॉर्मूला होता है एफ एस इज इक्वल टू माइनस टाइम के एक्स एम। इसका मतलब है कि जो फोर्स आ रहा है वो नेगेटिव स्लोप आ रहा है। क्या रहा है नेगेटिव स्लोप। इस तरफ जो वैल्यू है वो क्या है पॉजिटिव स्लोप है। ये दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज। अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज इसको चेक करेंगे ना, तो ये जो वैल्यू इस एरिया में आ रहा है वही वैल्यू यहाँ पे भी मिलेगी। बस यहाँ पर क्या होगा, ये वाली वैल्यू क्या होगी एक्स एम निगेटिव जा रही है, और यहाँ पर ये क्या है पॉजिटिव। तो मैं आपको बताता हूँ, जब आप इधर की तरफ खींच रहे होंगे स्प्रिंग को, जब आप खींच रहे होंगे तो ये वाला स्लोप आएगा। स्प्रिंग को जब आप कंप्रेस कर रहे होंगे दबा रहेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। अगर सेम अमाउंट ऑफ आपने कंप्रेस किया है और सेम अमाउंट ऑफ आपने स्ट्रेच किया है, तो जो
फोर्स आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स की जो वैल्यू आएगी या जो वर्क डन आएगा वो दोनों सेम आएगा। ये है इसका मतलब। हाँ, डेरिवेशन पे आते हैं। मान लेते हैं ये एक आइडियल सिचुएशन है और यहाँ पर स्प्रिंग रखी हुई है बॉक्स के साथ इस पोजीशन पे। हमने एक सेंटर पोजीशन बना लिया। अब स्प्रिंग को स्ट्रेच करके हमने इस बॉक्स को यहाँ पर ला दिया, मतलब अब यहाँ से यहाँ आ गया। ये स्ट्रेच करने के बाद इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस चेंज हुआ है इसको हमने बोला XM बोला। क्या बोला? XM। जब आप स्प्रिंग पे अप्लाइड फोर्स इस तरफ लगाएंगे, F खींचेंगे इसको, तो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा FS इस तरफ, कैपिटल FS। वो कितना होगा? जो आपने ये मूव किया है XM उसके बराबर विथ माइनस K टाइम्स K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है, कांस्टेंट। गलती बोल दी आपने। हाँ, कोफिशिएंट भी लिखा होता है। हाँ, कांस्टेंट लिखा है वैसे, स्प्रिंग कांस्टेंट। गड़बड़ मैं लिख दे रहा हूँ, चलो। अरे कोई नहीं, वो स्प्रिंग कांस्टेंट। बहुत सारे एग्जामों में इस के का डायमेंशन पूछा था। वनडे एग्जामों में ना स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन पूछा गया। तो फोर्स अपॉन क्या? डिस्टेंस। फोर्स अपॉन डिस्टेंस। तो के का फॉर्मूला क्या बनेगा? फोर्स अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस माइनस बस इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। अब मैंने कहा कि सर एक काम करते, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, एक काम करते, आपने बस थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया, दैट इज dx। फोर्स उतना ही लग रहा है F। इस ds के लिए जो वर्क डन होगा वो dw। भाई जब साइज एंड पोजीशन चेंज हो रहा है तो वर्क डन तो होगा ही। अब जब वर्क डन होगा तो वो वर्क डन किस में स्टोर होगा? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, वो स्प्रिंग में स्टोर होगा। ठीक है। अब पोटेंशियल ही क्यों होगा, काइनेटिक क्यों नहीं होगा? सवाल नहीं आया दिमाग में तुम्हारे कि सर तो मूव कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसलिए, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन होता है इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी विच इज कॉजेज ड्यू टू चेंज, ऐसे चलो, ड्यू टू, थोड़ा जाने दो इसको, ड्यू टू चेंज ऑफ शेप एंड साइज। ड्यू टू चेंज ऑफ शेप और साइज, इसलिए हम क्या पढ़ते हैं? पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं। ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं, चलिए ठीक है सर, dw वर्क डन हुआ, फोर्स तो देखो F लग रहा है, वो कम नहीं लग रहा है, फोर्स वही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। जो चेंज हो रहा है वो dx चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? dx। जब टोटल वर्क डन चाहिए तो इसको क्या कर दूं मैं? इंटीग्रेट कर दूंगा। क्या करूंगा? इंटीग्रेट। हम ये कह रहे हैं सर पहली जो पोजीशन थी ये वाली, ये x इनिशियल थी और ये जो थी वो x फाइनल थी। तो आपका रेंज क्या हो गया? x इनिशियल से x फाइनल तक। दोनों पे लगेगी। वो बस लिखने का तरीका होता है, वो सीधे W लिख देना है आपको। सीधे क्या लिख देना है? वैसे सही बात बताऊं तो यहाँ पे W1 वर्क हो रहा है, वहाँ पे W2 हो रहा है। सही तरीका तो ये होता है, W1 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? W2। तो W1 से W2, फिर हम कहेंगे W2 माइनस W1 टोटल वर्क डन, दैट इज नेट वर्क डन। तो W सीधे लिख देते हैं, कैपिटल W। बट इसके पीछे का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। W2 माइनस W1 होता है नेट वर्क डन। अब यहाँ पे तो जहाँ पे रखा हुआ है, जब रेस्ट पे था तो वर्क डन क्या होगा? 0। तो आपको जो वर्क डन मिलेगा वो W2 मिलेगा, जो कि हम उसको कैपिटल W, ये सब स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। देखो ऐसे आएगा W2 माइनस W1, फिर हम लिखेंगे W1 तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने पोजीशन पे था, ना शेप चेंज हुआ ना कुछ हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो कुछ था ही नहीं। तो W2 क्या लिख देंगे हम लोग? W। ये सारी बातें आप रफ में लेके सीधे W लिख सकते हो। हम इस पे आते हैं। अब यहाँ पे फोर्स बाहर ले लेंगे। हमारा क्या चीज़ वेरिएबल है? dx वेरिएबल है, f नहीं वेरिएबल है, वो तो कांस्टेंट है। तो dx वेरिएबल है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, x इनिशियल से फाइनल, यानी कि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा। नहीं, वो अपॉन नहीं है, केवल x आ जाएगा, है ना? x इनिशियल से x फाइनल। अच्छा एक चीज़ और, रुक जाओ। हाँ, f अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको काट देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ऐसे नहीं, वैल्यू पुट करना है। f की वैल्यू पुट करेंगे। क्या है f की वैल्यू? k x, वो रखना पड़ेगा माइनस साइन के साथ, माइनस k x dx। k को बाहर लिख दो, वो तो कांस्टेंट है, ऑलरेडी लिखा हमने, कांस्टेंट है। तो k इनिशियल से k फाइनल, वो हम रख लेंगे बाद में, 0 रख देंगे, ठीक हो, बाद में रख लेंगे हम उसको। तो अभी हमारे पास माइनस के बाहर आया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, के इनिशियल से के फाइनल।
अब माइनस के, ये टोटल वर्क डन चल रहा है। अब हम जब फाइनल रखेंगे तो के फाइनल का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2। अगर मैं माइनस खोल दूँ, मैं, हाँ वो तो हो गया, अगर मैं माइनस का से साइन खोल दूँ, अंदर माइनस जाएगा, साइन चेंज करेगा और सबको के मिल जाएगा। तो क्या मैं इसको अब ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, के टाइम्स एक्स इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के टाइम्स एक्स फाइनल का स्क्वायर अपॉन 2। ये बस घुमाया, इसको तो लिखा। ये जो इक्वेशन आया है ये वर्क डन का आया है और यही आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी का है। अब हाँ बोलो बोलो। इसमें स्ट्रेच करके वापस कर दो तो जीरो, क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा, तो वर्क डन 0 जाएगा। एनर्जी भी जीरो, वर्क डन जीरो तो एनर्जी भी, 0 मतलब वैसे एनर्जी तो कंजर्व रहती है ऐसे, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल इनिशियल, तो यहाँ रखोगे तो कट जाएगा। अब इसी में कंडीशन क्या बनेगा कि सर एक्स इनिशियल तो जीरो था, वो तो रेस्ट पे था, क्या था, रुका हुआ था, और फाइनल आपका वो था जो मैक्सिमम डिस्टेंस आप कर सकते हो। तो ये वाली वैल्यू जीरो और यहाँ पर आ जाएगा एक्सएम का स्क्वायर। हाँ ये माइनस, माइनस बस अपोजिट दिखाने के लिए, ठीक है। अब इस बुक में इसने माइनस छोड़ दिया है बट माइनस हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। और ये ही लास्ट में जाके आपका एक फॉर्मूला बनता है, चाहे जस्ट मैग्नीट्यूड फॉर्मूला बनाया, इन्होंने माइनस साइन नहीं लिखा है बट आप माइनस साइन लिखना, 1/2 के टाइम्स एक्स एम का स्क्वायर। अगर आप मॉड लोगे तो माइनस हटा दोगे, अगर नहीं तो फिर आपको माइनस यहाँ पे देना पड़ेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। और ऐसा नहीं कि काइनेटिक का नहीं है बट वही है। फिर जब ये स्प्रिंग, वैसे बस आंसर समझ लेना, जब ये स्प्रिंग को हम मूव करा रहे होंगे तो स्प्रिंग के पास एक वेलोसिटी रही होगी जिसको वी से लिखा हमने। इसका बस आप वैल्यू याद कर लो, वो होता है रूट में स्प्रिंग कांस्टेंट अपॉन मास इनटू, ये बाहर है, ठीक है, ये वैल्यू बाहर है। इसकी भी डेरिवेशन है, ये आया है काइनेटिक एनर्जी से, बट ये नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए। करना तो कर सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ क्या लगाओगे, कर दूं 2 लाइन का, देखो सॉल्व भी कर लेते, क्या छोड़ा जाए, मान लो आ गया तो हम क्या लगाएंगे, देखो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो जो टोटल एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। और चूंकि वो मूव कर रहा है तो हम जो टोटल एनर्जी अभी हमने निकाला है वो है के एक्स का एम स्क्वायर, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले निकाला ना। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें, हम कह रहे हैं मान लो उसका मास एम और वी स्क्वायर वेलोसिटी से वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसा ट्रॉली लगा दो। अभी है क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन देखो लेवल अप कैसे होगा। अभी जो पढ़ रहे हो यहाँ पे कहीं पे रोलर लगा हुआ है नीचे बॉल के, मतलब बॉक्स के। जब आप एग्जाम्पल नंबर 39 पढ़ोगे जो कि एनसीईआरटी का ही है, नीचे देखो रोलर आ गया है, रोलिंग मतलब उसमें फ्रिक्शन भी आएगा। ये कराता हूँ मैं 39 वाला प्लस अपर, हाँ दोनों। अब मान लेते हैं कि ये एक्स वो है कि मैक्सिमम से कम या उससे ज़्यादा कुछ मूव किया है। अब यहाँ से, हाँ नहीं, सारा पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ तो कट जाएगा, सबके हाफ कॉमन है ना, वो अलग है, सबका हाफ कट जाएगा और ये कुछ ऐसा बनेगा, देखे ना, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, और के वाले जो एम वाले टर्म है वो एक तरफ लाएंगे, एक्स वाले। अब इधर आते हैं थोड़ा सा, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, 1/2 काट देंगे और एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू का के टाइम्स एक्स एम माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स एम स्क्वायर, है ना। तो v की वैल्यू आ जाएगी आपकी k अपॉन m रूट में एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स, है ना, स्क्वायर। एट इनिशियल पोजीशन x क्या 0, तो आपके पास केवल बचेगा क्या, रूट में के एम अपॉन इंटू एक्स एम का स्क्वायर। अब ये मैंने नहीं करा था, केवल आंसर लिख दिया था, आज ये भी करा दिया है। ये तो स्क्वायर नहीं आएगा, रूट से निकल गया, केवल वैल्यू। अगर तुम्हें वो भी याद होगा फॉर्मूला तो भी ठीक है, क्योंकि नहीं कराया गया किसी भी स्कूल में ये चीज़, क्योंकि सबका मैं देखता हूँ नोट, तो इससे सब, बट ठीक है चलो। अब देखो, अब देखते हैं आप लोगों को कितना समझ आता है। क्वेश्चन नंबर 39, थोड़ा सोचना, मैं यहाँ पे सारा चीज़ बता रहा हूँ।
अच्छा थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। यहाँ पर इसके पहिए लग गए, और जैसे ही पहिए लगेंगे तो फ्रिक्शन आ जाएगा। इस तरफ हम खींच रहे हैं प्लस के एक्स, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है ये है प्लस म्यू एम जी मास एम जी। क्वेश्चन है कंसिडर एग्जाम्पल। अच्छा लेकिन इसके लिए 38 भी समझना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन आपस में मिक्स है। हाँ ये मैंने पढ़ा था। रहने दो, टाइम जाएगा, 12 बज गया। इसमें आपको 38 भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा। आप करना, नहीं आएगा तो फिर हम कल कर दिन रखेंगे इसको। तो टास्क है, मैं आपको लिख देता हूँ, पेज नंबर कल है ना, तो ये क्लास कल तो पूरे दिन आप लोग क्लास, कल तो TTS कल अवेलेबल हूँ मैं, मेरा पेपर है, मैंने बाकी लोग का तो लेना पड़ेगा ना। हाँ कोई नहीं, 38, 39, 40, हाँ ये 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आप करेक्ट करना। आते हैं हम लोग अपनी, और भी है ना इसमें, बट ठीक है अभी रोकना पड़ेगा क्योंकि 1 ही घंटा है हमारे पास पढ़ने के लिए। कल पेपर है तुम्हारा? नहीं फिर दो, फिर कल बताएंगे, लेकिन वैसे लाओ कौन सा है? कल बता देना, कल मेरा अब डाउट देखो यार ख़त्म ही नहीं होगा। MWF में बंधा हुआ हूँ मैं, क्या करूँ? तो सीधे हमारे हैं आपके, मेरे को पुली वाले वो सारी चीजें आती हैं वहाँ तक। देखो ऐसा इनके रिकॉर्डेड लेक्चर है यूट्यूब पे मेरे, बस तुम्हें वही है, थोड़ा मैं इसको सिस्टमेटिक लगाना पड़ेगा। कौन सा वाला था कल जो दिया था? कल का टेस्ट वाला है, सेकंड वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बस हिंट देके मैं ख़त्म कर रहा हूँ। कल टेस्ट दिया था इनको मैंने एक, T = √x प्लस दिया है, मास नहीं, बस टेस्ट पेपर देने आया था मैं इसको। मास है 5 kg, आपको वर्क डन निकालना है, ठीक है? कितने टाइम के लिए? 10 सेकेंड के लिए। वर्क डन क्या होता है सर? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू वर्क डन निकालना ना, फाइंड द वर्क, और डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। और ठीक है, अब इसमें मास है बट एक्सेलरेशन नहीं है। बट ये देखो कैसा ग्राफ है, कैसा इक्वेशन है? XT इक्वेशन है। क्या है? XT इक्वेशन का डेरिवेटिव आपको देता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का डेरिवेटिव क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब जहां तक बात रह गई, ये होगा dx। क्या होगा? dx। रूट का कुछ नहीं करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, बता रहा हूँ। फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड तो इंटीग्रेट करोगे कहाँ से? 0 से 10, मतलब ये हो गया इसकी लिमिट। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे सर? √x = लिखेंगे t-1, पहला स्टेप। यही ट्रिक है इस पूरे सवाल का, ये आपका ट्रिक पार्ट है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो x आ जाएगा, और ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो t² + 1 - 2t। अब करोगे क्या? dx/dt, तो हो जाएगा 2t - 2। एक बार और करो, d²/dt, क्योंकि ये तो vi दिया और ये आपको ai देगा, है ना? तो केवल बचा 2, एक्सेलरेशन आ गया। अरे बढ़िया पेपर, अभी तुम लोग को दे देता हूँ मैं, है प्रिंट आउट मेरे पास। अब सुनो सर, पहले सुन लेते हैं। ये मैंने लिस्ट बनाई है, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ 8, 9, 10, 11 डेरिवेशन कराने का, ठीक है? अब अगर हम बताएं पुलिंग वाला, पुलिंग ऑफ लॉन रोलर इज इजियर देन पुशिंग, तो क्या चीज़ साबित क्या करना है इसमें? इसमें हमें जो फ्रिक्शन फोर्स है वो दिखाना है। अगर मान लो अप्लाइड फोर्स से फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो आपको ताकत भी ज़्यादा लगाना पड़ेगी। तो हम इस पर रिजल्ट लिखते हैं पहले। तो पुलिंग और रोलर में जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आता है, अभी किसी के पेपर में कल क्वेश्चन देख रहा था मैं, स्टैटिक फ्रिक्शन डायनामिक फ्रिक्शन का एक जो ग्राफ है ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आया था। पता नहीं किसका था, याद नहीं आता मेरे को, ये हम्प वाला, इसको समझाना होता है, ठीक है? पता नहीं यार इन टेक्स्ट में था या कहीं था, कहीं तो था ये क्वेश्चन, तो ऐसे याद नहीं आता, बट हाँ जो कह रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मैं देखा रहता हूँ। तो इसकी वैल्यू है म्यू के W मतलब mg, यहाँ पे W जो है वो mg है,
माइनस एफ साइन थीटा, माइनस एफ साइन थीटा। और पुशिंग में आपका आएगा, ये सेम आंसर आएगा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। तो एक बात बताओ, जब कोई चीज प्लस हो रही है तो वो वैल्यू पक्की बड़ी होगी। मैं कह रहा हूं दोनों केस में अप्लाइड फोर्स एफ है, दोनों ही केस में अप्लाइड फोर्स एफ है 100 न्यूटन, यहां पर भी 100 न्यूटन है। अप्लाइड फोर्स में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। चेंजेस हो रहा है किसमें, फ्रिक्शन में। यहां पर फ्रिक्शन देखो माइनस हो रहा है, मान लो 2 - 3 या कोई चीज माइनस हो रही है, 100 - 5, ये तो माइनस हो रही है ना। देखो ये वाली वैल्यू सेम है, ये भी वैल्यू सेम है, ये भी वैल्यू सेम है, बस अंतर क्या है प्लस। और भाई सिंपल सी बात है, जब कोई चीज जुड़ रही है तो यानी एफ डैश के की वैल्यू बड़ी आएगी किससे, एफ के से। आप वैल्यू रख के भी देख सकते हो, जब ये बड़ी वैल्यू आएगी इसका मतलब फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है। हाँ इसमें इजी है ना। फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है तो तुम्हें अप्लाइड फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा, तो ये इजी। अब इस बात को कैसे साबित करोगे, मतलब इसका 3 लाइन का डेरिवेशन है, चलो कर लेते हैं। देविक कर लोगे? हाँ याद रखना बेटा, फाइनल में पूरी बुक आएगी। अच्छा है ना, रिवीजन में तुम इस चीज को समझ लो थोड़ा। देखो सर, वैसे मोस्ट प्रॉब्ली मैंने हर चीज का वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है, वो अच्छी बात है। यूट्यूब पे जाना, सिंक करके देना, ऑलमोस्ट सबके जितने भी लेक्चर अभी तक वो बहुत सारे का वीडियो रिकॉर्डेड है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी मैंने कहा देखो ही, अगर लगता है तो आप देख सकते हो। तो पहला केस है पुलिंग, मतलब खींचेंगे हम, है ना। ऐसे हम रोलर बहुत बड़ा होता है ना, ऐसे खींचते हैं या तो ऐसे धक्का मारते हैं, दो ही चीज़ होती है। तो ऐसे खींच रहे हैं, तो हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, ये है एफ अप्लाइड फोर्स का, जो कि हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बना रहा है। तो इस डायरेक्शन में आपका आएगा क्या, एफ कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में आपका आएगा एफ साइन थीटा। साथ ही साथ मान लो इसी को सेंटर ऑफ मास मान लो, आप तो पढ़ चुके हो। इसका सेंटर ऑफ मास लग रहा है नीचे की तरफ, वेट लग रहा है mg, जो कि w है, क्या है w, और f फोर्स लग रहा है, अरे नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ। अब जब आप इधर की तरफ खींचोगे, हमारा मोशन इधर की तरफ है ऐसे, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। अब अगर आप सारा फोर्स विजुलाइज करेंगे तो आपने एक चीज पढ़ी है थोड़ा सा, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। वो कहता है कि जो एफ के है वो म्यू के टाइम आर है, क्या है, आर है। थोड़ा ध्यान से अगर हम देखें तो ऊपर वाला डायरेक्शन में आर प्लस एफ साइन थीटा, ये किसके बराबर है, डब्ल्यू के, यानी एम जी के, क्योंकि आंसर डब्ल्यू फॉर्म में था, यही है ना, दो चीज ऐड हो रही है। तो आर की वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू माइनस एफ साइन। पुष्कर ऐसा तो नहीं लग रहा अब क्या रिवाइज करूं क्या छोड़ूं, इतना सारा हो गया, हाउच पाउच हो रहा है? इसका कल ही है ना, इसके में ग्रेविटेशन में छुआ ही नहीं, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। मेरे को फोन करके ग्रेविटेशन में क्या करूं, मैंने कहा मैं बताऊं क्या बोलूं क्या छोड़ दो, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है ग्रेविटेशन कि कम से कम उसको चाहिए 1 महीना। और भी एक और आ रहा है, बता दो बेटा। वो भी तुमने ग्रेविटेशन पढ़े हो, एलएन में पढ़े हो ना, थोड़ा बहुत पढ़े हो ना। क्या कर सकते हैं भैया, नहीं हो पाती चीजें, सिलेबस बहुत ज्यादा है। अब इसको क्या करे भाई, बहुत सिलेबस है। फर्स्ट बुक पूरी हो गई ना, फर्स्ट बुक पूरी आ रही है इनके में। तुम लोग बहुत लकी हो, बाल भारती, रामजस एंड जेडी टाइटलर, ये लोग लकी हो आप लोग कि आपके में लिमिटेड सिलेबस है हाफ एयरली में। और सबसे गंदा सलमान, इनका तो फिर भी ठीक है 9 चैप्टर दिया, 12th के 11 चैप्टर आ रहा है। चैप्टर कितने बताऊं, 14। लकली मैंने 11 चैप्टर कंप्लीट करा दिया, और कैसे कराऊं मेरी आत्मा जानती है। हाँ मैंने कैसे कराया, 3 चैप्टर का मैंने नोट्स लिखे जो थियोरेटिकल थे, ऐसा नहीं न्यूमेरिकल नहीं आएगा उसमें से, आएगा बट कम आते हैं, 3-3 मार्क्स के हैं वो। उस नोट्स को मैंने दिया और एक दिन बस पढ़ दिया है, और मैंने कहा हाफ ईयरली के बाद इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, क्योंकि मन नहीं है भैया, समय का अभाव। कुछ चैप्टर बड़े आसान है, जो कि 11th में ऐसा तो थ्योरी का तो कोई चैप्टर नहीं है, थ्योरी का कोई चैप्टर नहीं है,
हाँ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो केमिस्ट्री में ना, तो लगभग वैसा ही है 12th मतलब इसमें भी। पढ़ रहे हैं बस क्लास मिस करी, पहली क्लास मिस करी मैंने पहली क्लास मिस करे तब कहाँ समझ आएगा। पहली मिस नहीं करी, एक वो वाली करी। रोटेशन से भी टॉपिक वाइज अगर कंपेयर करोगे ना तो रोटेशन में उतने ही बराबर है। ग्रेविटेशन में 33 टॉपिक्स हैं, है ना। देखो मोटा मोटा तुम पढ़ लेना, तुम क्या नाम है पुष्कर, एक तो यूनिवर्सल लॉ पढ़ लेना, उसका वेक्टर डेरिवेशन है इसमें, वेक्टर फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल लॉ का डेरिवेशन। उसके बाद तुम स्नेल्स थ्योरम पढ़ लेना, और स्मॉल जी का वेरिएशन डेरिवेशन आएगा अकॉर्डिंग टू पोल, एल्टीट्यूड, शेप, लैटिट्यूड, ये पढ़ लेना। ग्रेविटेशन का बता रहा हूँ मैं तुम्हें, इंडेक्स से टिक मार लो ना, इंडेक्स में टिक मार लो एसएलओरा में। और देखो केपलर लॉ का डेरिवेशन पढ़ लेना बस, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना क्योंकि हो नहीं पाएगा। अगर पढ़े हो तो अच्छी बात है। केपलर लॉ का डेरिवेशन, केपलर का डेरिवेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना 8.3 टॉपिक, उसका वेक्टर डेरिवेशन, क्योंकि 9th में तुम इसको पढ़ चुके हो, F = G m1 m2 अपॉन r², उसका वेक्टर डेरिवेशन स्नेल्स। उसके बाद स्मॉल जी का जो डेरिवेशन है 11, 12, 13, 14, 15 टॉपिक है ना 15 तक, वो स्मॉल जी का जो है वो है पोल के हिसाब से, इक्वेटर के हिसाब से, ये फॉर्मूला होता है ना। देखो स्मॉल जी का फॉर्मूला मिलेगा कैपिटल G m अपॉन r², तो G इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है r²। पृथ्वी हमारी ऐसी होती है, ठीक है, ये होता है इक्वेटर, होता है पोल, इक्वेटर बड़ा होता है, पोल छोटा होता है। तो यहाँ पर G की वैल्यू कम होती है, यहाँ पर ज्यादा होती है, मतलब अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 9.8 है, ऐसा कुछ पढ़ लेना। नहीं बस बता दे रहा हूँ, इसी वजह से तो होता है, हम लोग तो रट लेते हैं। कोई बात नहीं, छोड़ो, जितना हो रहा उतना ही करोगे ना, वो अनंत चीजें नहीं, फेल नहीं होगे, जितना किए उस पर फोकस करो। ठीक है, तो ये अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे Fx = अगर तुम फेल हो गए तो फिर हम एलन पे सू कर देंगे। दो तो बच्चा हमारा दो जगह पढ़ के कैसे फेल हो सकता है। म्यू के W - F sin थीटा, और उसी 70 में 11 दे रहे हैं, वो नहीं कह रही हो तुम। और भी सोचो छोड़े क्या क्या है, जो जो छोड़ा गया, एटम, न्यूक्लियस एंड एक और होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ 12th में वो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। एक और याद नहीं आ रहा मेरे को, पता नहीं क्या था, याद नहीं आ रहा। ये 3 चैप्टर छोड़े हैं, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं कि बच्चा खुद से पढ़ लेता है, केमिस्ट्री में पढ़ा रहता है, नोट्स लेता है, रट लेता है, वो 3 छोड़ दिए। उनको वो भी ले लेते, पूरी बुक ले लेते। मेरी बड़ी हालत खराब हुई है 12th में सिलेबस कराने में। ठीक है, अब देखो सुनो, ये किसके लिए है, कौन सा है डेरिवेशन। ठीक है, अब एक काम करेंगे, उसमें क्या करेंगे कि इधर से फोर्स लगाएंगे, लेकिन हम वेक्टर को थोड़ा शिफ्ट करेंगे। देखना सर, बता रहा हूँ, अभी बता रहे हैं। एक तो हाउच पॉच होता है एग्जाम के एक दिन पहले, नहीं मेरे दिमाग में खुद हाउच पॉच चल रहा है, बच्चों का क्या हाल होगा। हम ऐसे धक्का मारते हैं ना, तब इसी वेक्टर को क्या किया हमने, थोड़ा आगे बढ़ा दिया है ताकि हम इसका वो कर सके, रिजॉल्व कर सकें। तो ये थीटा एंगल बनाएगा, तो इस तरफ आपका आएगा F cos थीटा और इस तरफ आएगा आपका F sin थीटा। इसी तरफ आपका एक फोर्स लगेगा mg और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस बार r। अब देखो ध्यान से, r इस बार पता किसके बराबर है, mg प्लस F sin थीटा के बराबर है, मतलब W प्लस, कल मैंने टेस्ट पेपर दिया था वर्क एनर्जी का, तुम किए हो नहीं ना, कर पाए हो, कर लिया, हो गया, सारे क्वेश्चन आ रहे थे, 8 2 क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया। अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस तरफ लगेगा, क्योंकि आप अब फिर आगे कर रहे हो, इधर ही जा रहा, मोशन क्या है, इस तरफ है, तो ये आपका Fk है। तो Fk = देख लो क्या है, सोचो, म्यू के इंटू आर। म्यू के आर की वैल्यू देखो वहां पर रखा है मैंने, क्या, W प्लस F साइन थीटा। बाद में आप वो स्टेटमेंट में लिखोगे कि भाई ये वाली वैल्यू सिंपल दिख रही है, बड़ी है, देखो ना यहाँ पे ऐड हो रही चीज, ये फोर्स ज्यादा है, वो लास्ट का तो जो अभी तुम्हारे अंदर जिस तरह की भावनाएं उत्पन्न हो रही है, वो कोई ऐसा नहीं है कि बाकियों में नहीं आ रहा होगा, वो ठीक है। हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, है ना,
आज आइसक्रीम खाने जाऊंगा। क्यों? क्या क्या बोल जल्दी से बता कुछ तो बता दिया है, मेरे को समझ नहीं आया। ये सच देखो कहने का मेरे कहने का तात्पर्य है, अभी जिस भी फेज में हो, जितनी तैयारी है वो ठीक है। मैं बता रहा हूँ क्यों, मैं नहीं समझ रहा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। आपसे भी बदतर स्थिति बहुत बच्चों की है। रेयरेस्ट बच्चे हैं, जो एक दो बच्चे हैं जो अच्छे बहुत करते हैं, उनको हम नहीं काउंट कर रहे हैं कि जो ये नहीं, जो ये बता रहा था वो एक बच्चे नहीं, 70 और 69, वो एक दो बच्चे हैं जो पाए, बाकी ऐसे ही हैं। हाँ, फाइनल तक सब ठीक हो जाओगे, फाइनल तक सबका सिलेबस भी ट्रैक पे आएगा, कई बार रिवाइज भी कर लोगे। अभी आपको मोटा मोटा जमा 4 से 5 महीने 11th में आए हुए, और 11th में सच में टफ होता है। ये कोई बहुत ही ऐसे बात नहीं, तुम लोग बहुत टफ सब्जेक्ट लिए हो और बहुत क्वेश्चन लग, ठीक है। हाँ ये बात है कहने का। देखो मैं कहता हूँ कि 100 टॉपिक में से अगर आपके 50 टॉपिक आपने किए हैं, वो 50 टॉपिक आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए। ये कंपटीशन में भी लागू होता है और ये यहाँ पर भी। ये नहीं कि 100 के चक्कर में, जैसे उसने बोला मेरे को ग्राफ नहीं आ रहा, ठीक है ग्राफ नहीं आ रहा, बट उसके अलावा ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो वो कर सकता है। चलो ठीक है, ग्राफ 3 नंबर का आ गया। अब उस 3 नंबर के चक्कर में जो चीज़ इसको अच्छे से आ रही है, उसको ना प्रैक्टिस करके पेपर में अनजाने में जब डेरिवेशन कर रहे हैं वो भूल जा रहा है। क्या हो रहा है? तो वो तो दिक्कत है ना। जैसे तुम बिना देखे बैंकेट का डेरिवेशन करो, अभी करो ऑन द स्पॉट, क्योंकि हम लोग तो पढ़ चुके हैं टॉपिक, ये तो रिवाइज भी कर चुके हैं हम लोग, तो आना चाहिए ना। कल पेपर है तो आज मुझे बैंकेट का डेरिवेशन आना चाहिए, बैंकेट रोड का। इसके पेपर में क्वेश्चन था बाल भारती में कि वाई वी नीड अ बैंकेट रोड, ऐसे था ना। पहले थ्योरी था, फिर डेरिवेशन था, फिर साथ क्वेश्चन भी था। 3 पार्ट था क्या? 2 पार्ट था, 3 नंबर में आया था, जबकि 3 नंबर में नहीं आना चाहिए, वो 5 नंबर में आना चाहिए, क्योंकि बैंकेट रोड का डेरिवेशन खुद ही बड़ा है। उसमें से पहला सवाल इसका एक थ्योरी भी था, वाई वी नीड अ बैंकेट रोड, फिर सेकंड पार्ट था कि उसका डेरिवेशन वेलोसिटी का। बैंकेट रोड का ये है कि देखो बहुत सारे शार्प टर्न पे, नहीं उसको बता सकते, बहुत सारे शार्प टर्न पे मूव करना होता है, तो बैंकेट रोड क्या करता है, हाँ कम हो जाए और स्किड ना करे, नहीं खराब नहीं है, स्किड ना करे, सेंट्रीपिटल से ज्यादा फ्रिक्शन रहे, ताकि स्किड ना करे। तो मैं इसी पे आ रहा हूँ, पहले टफ पे आते हैं, फिर आते हैं मैं लेवल ग्राउंड पे। तो हाउस पास हो रहा है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ आज तुम लोग रिलैक्स करो। अरे ये कुछ लिखा था मैंने, रियलिस्टिक टारगेट दो सर। नहीं तुम लोग 5 से ऊपर लाओगे। अच्छा, जो हाफ एलियम सर्वाइव कर लिया है, चलो इसके कम नंबर है, बट ये सर्वाइव कर लिया, जो फेल हुए उनके रिस्पेक्ट में तो टॉपर है ना। ये तो ठीक है। 15 बच्चे और बैच साइज 37, 15 फेल, तो रेशियो निकाल के देखो। देखो सर, मैं आपको आज भी बोलूंगा, बैंकेट रोड का जो डेरिवेशन के लिए जो एफबीडी है ना, वो थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसको विजुलाइज करना इसलिए कठिन है। आप ऐसे समझना, ये एकदम फ्लैट रोड था, उस फ्लैट रोड पे मैं गिरना नहीं, बहुत महंगा फ़ोन है। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं कुछ हार्ड सब्जेक्ट लेते ना। ये फ्लैट रोड है, सर्कुलर है, क्या है सर्कुलर है, और इसके ऊपर जो है हमारा कार है। अब अगर ऐसे विजुलाइज करो तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे देखो, पुष्कर नॉर्मल रिएक्शन कैसे जा रहा है, ऊपर, mg लग रहा है नीचे, नॉर्मल यही होगा। अब नॉर्मल को मत चेंज करना, नॉर्मल को ऐसे रखे रहने देना जैसे था 90 डिग्री पे। हमारा चेंज क्या हो रहा है, रोड, तो नॉर्मल कैसा दिख रहा है, अब इंक्लाइन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तो बस यही याद रखना है, नॉर्मल कैसा दिख रहा है अभी 90 डिग्री पे, अभी फिलहाल करेंटली, क्योंकि फ्लैट है। अब हमने इसको ऐसे कर दिया, अब नॉर्मल क्या हो गया, तो रिजॉल्व कौन होगा, नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन रिजॉल्व होगा, ये याद रखना है बस, mg नहीं होगा, और फ्रिक्शन रिजॉल्व होगा। तो याद रखने वाली जो चीज है वो 2 चीजें, एक तो हम बैंकेट रोड में हम रिजॉल्व करेंगे किसको, फ्रिक्शन को और नॉर्मल को, mg को नहीं करेंगे। इसके पहले तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हम इंक्लाइन प्लेन जब केस आता तो mg को रिजॉल्व करते थे, ये याद रखना। इसके अलावा जितने भी केस आएंगे बैंकेट रोड के अलावा, जिसमें सरफेस कैसा होगा, इंक्लाइन होगा, वहां पे mg को रिजॉल्व करेंगे,
और केवल बैंकेट रोड में हम mg को रिजॉल्व ऐसे याद रख लो, क्योंकि ये दो चीज जरूरी है। तो देखो कैसे है ये पूरी कहानी। ये आपका बैंकेट रोड है, थीटा एंगल, और इस पे आपका ये कार है। अब देखना जो जो मैं बना रहा हूँ समझते चलना। और होता क्या है, फिर से बता रहा हूँ, हमारा ऐसा हमें फील होता है कि हमने देख लिया, समझ लिया, तो मेरे दिमाग में छप गया। जब हम डेरिवेशन करते हैं तो बहुत सी माइन्यूट डिटेल हम छोड़ देते हैं और उसके वजह से 50% मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए डेरिवेशन में आज भी बोला हूँ, पहले दिन भी बोला था, आखिरी दिन लिख लिख के करो। देविक को क्या लगता था कि डेरिवेशन इसने देख लिया, हाँ सर मेरे को आता है डेरिवेशन, लेकिन तुम छोड़े हो तो नहीं वो कर लेगा, अभी तो टाइम वेस्ट होगा, मैं पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। लेकिन प्लीज लिखो उसको, डेरिवेशन को लिखो। तो चलो इसको बनाते हैं सर। तो इसको रोटेशन बहुत इजी आ रहा है, टेंशन ना लो। नोट्स मैंने देख लिया, वो कुछ खास नहीं है। नोट्स के हिसाब से पेपर देते तो बात ही क्या थी। ये बात भी सही है, एग्री। ये वाले सब तो नोट्स के हिसाब से ही देते। हमारे स्कूल में नोट एक क्वेश्चन था, लेकिन पता है एक धोखा हो गया, एक धोखा हो चुका है। फ्री फॉल छोड़ दिया यूटी में, तुम्हारे यूटी में नहीं फ्री फॉल कराया नहीं, लेकिन यूटी में दिया। आर कॉस थीटा, ये है आर ऐसा, ठीक है, और ये एंगल बनेगा ऐसे कुछ थीटा। अभी के लिए मैं समझा सकता हूँ कि कैसे थीटा आया है, वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से, बट अभी के लिए याद रख लो, वो सब समझा सकता हूँ। मैं इस पॉइंट को यहाँ लाऊंगा, फिर बताऊंगा सर ये अल्टरनेट बन रहा है। ये आर है जिसके दो कंपोनेंट बनेंगे, आर ऊपर जाएगा कॉस थीटा और इधर जाएगा साइन थीटा। ये याद रखना है कि अलोंग द प्लेन क्या जाएगा, हमारा 90% प्रैक्टिस क्या है कि अलोंग द प्लेन क्या भेजते हैं हम, कॉस को। उसका जस्ट सब कुछ मतलब ये पूरा का पूरा उल्टा हर चीज। mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। एक चीज और लगेगा जो हमें दिख नहीं रहा है, वो भी इंक्लाइन प्लेन पे है, वो है हमारा फ्रिक्शन। क्या है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का हम अलग से एफबीडी बनाते हैं, टुवर्ड द सेंटर। गिरना नहीं है एक्चुअली, सरफेस ऐसे है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, कुआं नहीं होता मौत का कुआं, ये घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, तो वो घूम रहा है, हमें बस एक साइड व्यू दिख रहा है। और इसको इतनी वेलोसिटी मेंटेन करनी है, इसको वेलोसिटी इतनी मेंटेन करनी है कि ये गिरे ना। दूसरा जो एक सेकंड बेटा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उससे ज्यादा हो। क्या वो सेंट्रीपिटल फोर्स का भी सेंटर टुवर्ड द सेंटर ही होता है, दोनों सेंटर ही लगेंगे। बस ये समझाने के लिए, ये अगर बाहर बना रहा हो तो वो सेंट्रीफ्यूगल है। क्या है, डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ही है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। टुवर्ड द, अरे यार यहाँ ध्यान दो, ठीक है। अब देखना, ये मैं बना रहा हूं फ्रिक्शन का एफबीडी। तो टुवर्ड द इंक्लाइन जो कंपोनेंट जाएगा वो एफ कॉस थीटा जाएगा, और परपेंडिकुलर टू प्लेन जो कंपोनेंट जाएगा वो जाएगा एफ साइन थीटा। ये यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका एफबीडी है। यही थोड़ा ट्रिक है, यहाँ पे एफबीडी का भी आपको याद करना पड़ेगा, किसका, फ्रिक्शन का एफबीडी, ठीक है, क्योंकि ये भी इंक्लाइन प्लेन पे लग रहा है। क्या लग रहा है, इंक्लाइन। अब बनाना देखो आसान है। अब क्या क्या करते, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, जितने फोर्स टुवर्ड द सेंटर लग रहे हैं, टुवर्ड द सेंटर कौन कौन से लग रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो। तो एक आर साइन थीटा लग रहा है और एक लग रहा है एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, दो चीज लग रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगा आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर अपॉन आर, जहां पर v है वेलोसिटी जो कि हमें निकालना है। अच्छा, इस बैंकेट रोड का थीम क्या है कि हमें एक चीज प्रूफ करनी है कि जो वेलोसिटी है वो क्या है। देखो स्क्वायर फॉर्म में याद रखना, ये है आर जी म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू प्लस टेन थीटा। ये बात हमें साबित करनी है, जहां पर आर रेडियस ऑफ पाथ है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ये डेरिवेशन रिजल्ट याद होना चाहिए कि क्या हमें डिराइव करना है। तो ये हो जाएगा आपका mv स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। अब परपेंडिकुलर वाला देखते हैं।
आर कॉस थीटा किसके किसके बराबर है? एम जी प्लस एफ साइन थीटा के बराबर है आर कॉस थीटा। एम जी प्लस एफ साइन थीटा मतलब वर्टिकल डायरेक्शन वाला सारे ले लेते एक साथ, जो कि बराबर है आर कॉस थीटा के। साथ ही साथ जो एफ है वो होता है म्यू इंटू आर, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ से इक्वेशन अगर हम एंगल को एक तरफ ले चले, ये बनेगा आपका एम जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अच्छे से देखना है। अब क्या करना है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन है उनको एक तरफ डिवाइड करना है और जो मास वाले फंक्शन उनको एक तरफ डिवाइड करना है, ये याद रखना है। तो कुछ ऐसे होगा, मैं फिर से लिखता हूं। तो आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा पहला वाला था ना, जो कि एम वी स्क्वायर के ऊपर बराबर था, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर था, डिवाइडेड आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो एम से एम कट गया, अब इधर कुछ भी नहीं कटेगा, लेकिन एक काम होगा डिवाइड, डिवाइड करेंगे बोथ साइड इसमें LHS में, आर कॉस थीटा आर कॉस थीटा आर कॉस थीटा आर कॉस थीटा, ये बनेगा टेन थीटा, कॉस से कॉस कटेगा, ये बनेगा एफ अपॉन आर, और एफ अपॉन आर होता है म्यू। क्या होता है? म्यू। हाँ वो अरे तो करना तो पड़ेगा ना बच्चे। ये हो जाएगा 1 माइनस एफ अपॉन आर टेन थीटा, है ना। अब यहां पर देखो तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब एफ अपॉन आर दोनों तरफ ये होता है म्यू। क्या होता है? म्यू। तो बस आपका डेरिवेशन देखो बन गया, टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। इसको ब्रैकेट में आर जी को उधर भेज दो तो बस आपका बन गया, आर जी इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस म्यू। अरे ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने कहा सारा बता दूं, नहीं तो स्किप करने की जरूरत। क्या हो जाएगा ये? अब इसमें को केस दुनिया भर के बनेंगे, देख लेना। कुछ थीटा की वैल्यू म्यू की वैल्यू 0 रखेंगे, वो कुछ खास नहीं। हाँ बोलो। ये याद रखना है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, इसमें डेफिनेशन ऊपर से हाँ है ना। तो ये लिखा है, जो वाई वाला जो क्वेश्चन पूछा था वो ये लिखा नहीं, डेरिवेशन है ना इसका, एक लाइन का दो लाइन का। हाँ, द लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड प्रोड्यूस कंसिडरेबली वेयर एंड टियर ऑफ टायर। टू अवॉइड दिस कर्व रोड इज गिवन इंक्लिनेशन टू स्लोप अपवर्ड the outer circumference. This reduce the wearing of tire because horizontal component normal direction provide necessary centripetal force. यही y का रीजन है बेंडिंग का। तो देखो खो गई, उसको बुक दो उसका। कहाँ हो तुम? कल तो रोने लगी थी ये, सर 3 घंटे की क्लास, 2 घंटे की टेस्ट, 1 घंटे की ट्रैवलिंग, 6 घंटे मैं सेल्फ स्टडी कब करूँगी। मैंने कहा मैं करता हूँ छुट्टी, इसमें क्या है, मेरे को भी आराम मिलेगा। तो आराम मिला मेरे को। हाँ, कम क्लासेस लेनी पड़ी, 2 ही क्लास लिया मैं। बलजीत सिंह जी हैं जो कि सोना वोना बेचते हैं, अगर आपको चाहिए तो बताइएगा। इनकी दुकान है अजमल खान रोड पे, करोल बाग स्ट्रीट नंबर 8। बेंडिंग ऑफ साइकिल्स का डेरिवेशन कर सकते हो पुष्कर, बिना देखे करो। जो जिनको आता है वो करें बिना देखे, जिनको नहीं आ रहा वो यहाँ पे सीखें, और रिवीजन होगा ना। आता है बिना देखे करो। एक तो ये डेरिवेशन नहीं करता है लड़का, हाँ बता दूं तुम्हें नहीं आता। तो बस ये लास्ट करा दो, मैं अपना पढ़ूंगी, मैं घर में इतने सारे डाउट्स निकाल लिए थे मैंने। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट डायग्राम। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का क्या ये बताऊं, कोई लहराते हुए जब साइकिल चलाता है बहुत तेज, और जब कर्व्ड पाथ आता है तो वो इंक्लाइन करता है ताकि वो गिरे ना, है ना, वो मेंटेन करता है ना। तो ये साइकिल का हैंडल है। तो क्या क्या चीजें कंपोनेंट याद रखना है, इस सेंटर से, ये सड़क के जो किनारा जैसे ये है ना किनारा, इससे साइकिल इंक्लाइन होती है ताकि वो गिरे ना, मतलब टिल्ट रहती है हमेशा। तो यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है हैंडल पे आर, ठीक है। अब
एक लाइन ऐसे बना रहे हैं जो कि ये है mg, ये थीटा एंगल r बना रहा है उससे, तो इसके कंपोनेंट जाएंगे यहाँ पे r cos थीटा और इस तरफ जाएगा आपका r sin थीटा एबीडी, और ये एंगल है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का थीटा, ये याद रखना है इसको। और क्या है, नहीं ये वर्टिकल से बनाया जा रहा है, वर्टिकल से। अब समझो क्या क्या बातें हैं। साइक्लिस्ट गोइंग अराउंड कर्व लीन इनवर्ड, अंदर की तरफ, इनवर्ड की तरफ लीन होता है मतलब अंदर की तरफ करता है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सपोज द साइक्लिस्ट बेंड इनवर्ड थ्रू एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल, सपोज बोला है, हमें मानना पड़ेगा। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर साइन थीटा इज नेसेसरी कंडीशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो बराबर होता है किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। आर रेडियस है, मतलब आर आपका पाथ है, सर्कुलर पाथ का, ठीक है। अब और दूसरा आर कॉस थीटा जो है वो बराबर है किसके, एम जी के। इनको अगर आप डिवाइड करते हैं कट जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी, एम से एम कट गया। आपको रिजल्टेंट आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि फाइनल में टेन थीटा आएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब ये वो एंगल है जिस पे साइकिल गिरेगी नहीं, जो कलाकारी दिखाते हैं बच्चे वो दिखा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वेलोसिटी और आर जी, द थीटा, द एंगल थीटा थ्रू विच साइकिल बैंड वुड बी ग्रेटर इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज स्मॉल। अब किस किस पे डिपेंड करता है, स्मॉल देखो 1 अपॉन आर पे डिपेंड है इनवर्सली, जी पे, और वेलोसिटी पे डायरेक्टली। यानी स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो उस पर डिपेंड करेगा, मतलब धीरे चलाओगे तो गिर जाते हैं लोग, जितना तेज चलाओगे और बैंड करके तो गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, हाँ स्लो में गिर जाते हैं। अभी रुको, अभी मैं ख़त्म नहीं हुआ। अब हमारा मेन टारगेट, अब आते हैं प्लेन रोड। प्लेन रोड का कर लोगे डेरिवेशन बिना देखे, हाँ नहीं करके दिखाओ, बंद करके था करके दिखाओ। फ्लैट रोड, हाँ उस पर भी तो है। अरे लेवल रोड, मतलब ये लेवल रोड पे है तो सर्कुलर पाथ ही, अभी भी क्या है सर्कुलर पाथ है, बट वो अभी इंक्लाइन था, अब ये फ्लैट है, ऐसे इस पे जा रही है, और गाड़ी की इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि वो नीचे ना गिरे और रास्ता छोड़े भी ना, दोनों रीजन है, स्किड ना करे, क्या करे, तो कौन से वेलोसिटी चलेगी, तो उसका रूट याद रखना। रूट में होता है, मेरे को याद नहीं, बोलो क्या क्या होगा, आर म्यू जी, आर म्यू जी। अगर ये वेलोसिटी से गाड़ी चल रही है, जहां पर म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर है, ठीक है, आर है आपका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अगर ये जो कार है ये वाली वेलोसिटी मेंटेन कर रही है म्यू आर जी, रूट में इतना वेलोसिटी अगर उसके पास है तो वो स्किड नहीं करेगी। स्किड का मतलब चलते चलते रास्ते को छोड़ के नहीं गिरेगी। जैसे देखिए वो कभी कभी रेसिंग, हाँ ये बता रहा हूँ प्लेन रोड, ये है आपका 34, यही लेवल रोड है, इसी को प्लेन रोड बोलेंगे। जैसे वो नहीं होता कार रेसिंग का वीडियो देखे होगा कभी कभी, वो अरे होता वो अचानक से जैसे सर्कुलर, हाँ वो फीफा वाली कार नहीं आती, जैसे ही सर्कुलर टर्न आती है वो वेलोसिटी मेंटेन नहीं कर रहा, वो बुम 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 ऐसे फटाक से गिर जाती जाके, देखा होगा वीडियो ऐसा, रील्स पे कहीं नहीं आता। तो वो यही है कि अगर आप वेलोसिटी वो मेंटेन कर ले इतना, अब रेडियस पता होना चाहिए, फ्रिक्शन पता होना चाहिए, और जी तो 10 ले लो, इससे ज़्यादा अगर हुई तो वो रास्ता छोड़ देगी, तब कार इस रास्ते को छोड़कर यहाँ आ जाएगी, मतलब सर्कुलर ट्रैक से बाहर आ जाएगी। इसका भी देखो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, और कैसे बनेगा वो देखिएगा। तो सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ, तो तुम्हारा कितने बजे तुम्हारा पेपर फ्री हो जाओगे, तुम्हारा पेपर कितने बजे खत्म हो जाएगा? इसका पेपर मिल जाएगा ना, इसलिए कह रहा हूँ डिस्कस करेंगे हम लोग। 12:30 हाँ तो फिर 1 बजे आ जाएगी, फिर वो अपने उसका भी रखेंगे भाई ही, मतलब 1 बजे ये पेपर दे देंगे हम, 4 बजे के से 8 बजे क्लास रखेंगे, 4 से 8। हाँ उसके बाद तो ले लेंगे मॉर्निंग, MWF में मॉर्निंग ही ले सकता हूँ, वही एक ऑप्शन है। रोटेशन नहीं पढ़ाओगे ना? नहीं नहीं, किसका बस इसी का पेपर बचा है ना कल के बाद? हाँ, परसों है मेरा। दूसरा कब बनेगा बस? तो कब है? डेट क्या डेट? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास मंडे को रखो। सुनो सर,
एसी बंद करना है? सुबह लास्ट करा दो। क्यों? नहीं मैं न्यूमेरिकल्स कर लेती हूँ सारा से। न्यूमेरिकल कर लो ना बैठ के, अभी तो टेस्ट दे के जाओगे ना तुम। मैं भी जा रही हूँ, ठीक है? टेस्ट नहीं दोगी? नहीं मैं बना के लाया टेस्ट। निकालना होता है फिर उसके लिए। कल पूछ लो 11 to 1, ठीक है? ओके। चलो देखो सर, मेरी बात, इस टायर का एक फ्रिक्शन लगेगा F1, इस टायर का भी एक फ्रिक्शन लगेगा F2। तो जो टोटल, हाँ 2 टायर है ना, तो दोनों फ्रिक्शन होंगे F2 जो कि टोटल फ्रिक्शन होंगे, जो कि बराबर होंगे नॉर्मल रिएक्शन R के, म्यू आर के। हाँ R बराबर होगा mg के। हो गया, बढ़िया। तो जो टोटल फ्रिक्शन है, समझना, F1 प्लस F2 लॉ ऑफ फ्रिक्शन के हिसाब से होता है म्यू टाइम्स R। अब बता रहे हैं, फ्रिक्शन म्यू दोनों का सेम है, इसका भी म्यू होगा क्योंकि टायर सेम है, सरफेस सेम है, हम सब सेम लेंगे। F1 जो होगा वो होगा म्यू R, F2 जो होगा, अच्छा इसमें ये है ना कि 2 टायर बनता है, R1 और R2, और वो ऐड होके R बन रहा है, वही क्या R जो है वो है R1 प्लस R2, और F2 जो है वो है म्यू टाइम्स R2, और R1 प्लस R2 जो कि है कैपिटल R, जो कि किसके बराबर है, mg के। यहां तक ठीक है। जो टोटल फ्रिक्शन होगा आपका, नाउ टोटल फ्रिक्शन दैट इज F1 प्लस F2। ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका म्यू टोटल R है ना, R1 प्लस R2 टोटल R कैपिटल R, म्यू R होता है ना। तो अब ये है किसके बराबर, mg के, तो म्यू mg। ये जो फ्रिक्शन फोर्स आया है ये सेंट्रीपिटल फोर्स से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, छोटा? तो वो कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे, फॉर कार टू स्टे ऑन अ रोड, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हाँ अरे स्टेप दिखाना होता है ना। तो फॉर द कार टू स्टे ऑन रोड, अब 3 नंबर चाहिए ना, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो फ्रिक्शन है ये ग्रेटर देन होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स से या उसके बराबर होने चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो यानी म्यू mg ग्रेटर देन एंड इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, m से m कैंसिल आउट। अब अरेंज करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू, अरे v स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, इसको इधर भेजेंगे, ऐसा कुछ है ना, फिर इसको भेजेंगे म्यू आर, हाँ हाँ है ना, ये बड़ा है, ग्रेटर देन का सिंबल है ना इधर, ठीक है। तो अब नहीं सिंबल तो वही रहेगा, ये देखो अभी भी वी स्क्वायर इधर ही है ना, वो तो ठीक है। तो अब इक्वल टू का कंडीशन लगाएंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर जी। तो वी मैक्स मतलब ये मैक्सिमम है, इससे कम रहेगा तो भी चल जाएगा, बट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा हुआ तो गाड़ी स्किड कर जाएगी। तो लास्ट का पैराग्राफ लिखा है, इफ स्पीड एक्सीड वी मैक्स the car will skid and go off the road in a circular radius greater than r, and this is because the maximum available friction is insufficient to provide necessary centripetal force. Clearly the maximum safe speed is v max depend on the radius of curvature। ये भी पूछ सकता है किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो रेडियस ऑफ पाथ पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा फ्रिक्शन पे डिपेंड, फ्रिक्शन तो ठीक है, मेन इस पे डिपेंड कर रहा है। तो चेकलिस्ट पे आते हैं वापस, हाँ मतलब उसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चेकलिस्ट पे आए, ये 8वां डन, 9 डन, 10 डन, 11 डन। अब आ जाओ फ्रिक्शन, नहीं बेटा आधा घंटा है अभी मेरे पास। फ्रिक्शन सब तो कवर करा दें, मेरी आत्मा को तसल्ली मिल जाए, वो सेल्फ करना पड़ेगा मेरे को, जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसलिए चेकलिस्ट बनाया था मैंने। फ्रिक्शन में 2 तरह की चीजें आएंगी, क्या आएंगी तो बताओ। आसान बनाने के लिए फ्रिक्शन से एक थ्योरी आएगी, नहीं आएगा फ्रिक्शन से। जैसे कुछ क्वेश्चंस में इन्हीं तुम्हारे प्रीवियस वाले में शायद आपको बस डिफरेंशियल लिखना होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, उनमें क्या आपस रिलेशन। अरे डिफरेंशियल रटो, ठीक है। और एक ग्राफ एंड एक्सप्लेन थ्रू ग्राफ, एक्सप्लेन थ्रू ग्राफ। तो मैं ग्राफ ओरली समझा दें, किसी में होगा मैंने देखा। तो ये है आपका फ्रिक्शन, तो ये वाला पॉइंट है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, ये है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन,
और ये है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन का, ठीक है, ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको समझा सकते हो ना, ये ग्राफ जरूर समझाने को आएगा तो प्लीज देख लेना, इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये बताओ ना, स्टैटिक फ्रिक्शन उतना फ्रिक्शन है कि जब ये दोनों इक्वल लग रहा है और बॉडी मूव नहीं कर रही है, ये मूव नहीं होने दे रही है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, हाँ, मैं ये लिमिटिंग फ्रिक्शन उस स्टैटिक फ्रिक्शन का वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके बाद पार्टिकल मूव करना शुरू कर देता है। आप ये देखो ये वैल्यू कम है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, कम है, इन दोनों से कम है। ये वो है कि जब पार्टिकल मोशन में आ गया, ठीक है। इसके 3 पॉइंट है, देख लेना एक बार। लॉ ऑफ, इनके लॉज के ना, लॉ होता है लॉ ऑफ फ्रिक्शन, थियोरेटिकल, उसमें थ्योरी भी है ना, 3 पॉइंट थ्योरी भी तो है। दूसरा, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल, अभी सवाल थ्योरी बनता है कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट। एंड थर्ड चीज जो पूछा जाएगा फ्रिक्शन से, हाँ एक चीज छोड़ देते हैं लोग, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उसमें एक चीज आता है लॉ ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, लॉ ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। इसमें आपका है कि लॉ ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका नॉर्मल रिएक्शन, सारे नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होते हैं, बट ये एक चीज पे और होता है क्योंकि सर्कुलर पाथ है। क्या है, सर्कुलर पाथ है, तो इसका मान लो जो रिंग है, जो पाथ है, जो टायर चला उसका रेडियस है स्मॉल आर, क्या है उसके, वो इनवर्सली होता है। क्या होता है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो एफ आर इज इक्वल टू आता है म्यू आर, आर अपॉन स्मॉल आर, वेरी स्मॉल आर द रेडियस ऑफ सर्कुलर रिंग और जो भी चीज घूम रही है। पढ़ाने को देखो बहुत कुछ पढ़ा दिया है मैंने, बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल है 56, मैं भी बता दे रहा हूँ, जब आप घर पे जाके बैठ के पढ़ो तो पेज नंबर 42 पे है एग्जांपल नंबर 42, पेज नंबर 42 में है एग्जांपल नंबर 56, जिसमें आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लग रहा है, ठीक है, इक्वेशन भी लग रहा है और फ्रिक्शन भी लग रहा है। उसके बाद है 57, पुली एंड ब्लॉक विथ फ्रिक्शन, ठीक है। मेरे टेस्ट में एक क्वेश्चन था इंटेक्स्ट है, ये वाला 3 ब्लॉक वाला, प्लीज़ इसको भी देख लेना, आसान है, मैंने इसका डेरिवेशन वो बताया है, क्या कहते हैं, पेज नंबर 43 पे सॉल्यूशन इसका मैंने करा रखा है। करना नहीं आएगा तो कल फिर अवेलेबल है हम लोग। अब वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, जिसमें एक्सेलरेशन का डेरिवेशन आता है। किसका, एक्सेलरेशन का डेरिवेशन आता है। आजा भाई, ये नहीं बता रहा मैं, बहुत इजी है, एक बार पढ़ लेना, नहीं आएगा समझ आएगा पढ़ रीडिंग में भी। ये हाँ थीटा वाला, tan थीटा इज इक्वल टू 5 और tan दोनों इक्वल होता है ना, कि tan थीटा tan फाई किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब आते हैं वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, आधे घंटे में हम इसको कर लेंगे, पक्का हो जाएगा, बहुत आसान। इंक्लाइन प्लेन का एफबीटी का देखेंगे। ऊपर वाला देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पेपर में आया था, ये सेकंड लॉ इज रियल लॉ, ये अच्छा है क्वेश्चन, देख लेना एक बार, है ना। इम्पल्स का देख लेना, इम्पल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये इम्पल्स को बोलते हैं फोर्स इनटू टाइम, और एक और बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ये इम्पल्स पे क्वेश्चन छोटा छोटा आ सकता है, तो ये प्लीज़ देख लेना। कनेक्टेड में पुली, ये तो हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है, एफबीटी तो समझाना मेरे को, एफबीटी तो समझाना है, हो जाएगा। लॉ ऑफ मोशन के बड़े अच्छे अच्छे वीडियो मैंने रिकॉर्ड किए हैं, समय नहीं मिलेगा आपको देखने का, मुझे पता है समय का अभाव है, आप देख सकते हो, ये सब रिकॉर्ड रखा है मैंने। 5 घंटे सोया हूँ मैं, तुम भी 5 घंटे सो सकते हो, 4 बजे सो के 9 बजे उठा, तो अच्छी बात है ना। 3 दिन, 2 दिन की और मेहनत, इसकी तो 1 दिन की मेहनत। हाँ फिर सो जाना ना 1 हफ्ते, परमानेंट कह रहा है सोने का, देख रहे हो। वर्क डन, ये तो घूम के भी आ गया। अच्छा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये पहला है आपका नॉर्मल फ्लैट सरफेस है, उस पर हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक हमने स्लाइड किया था, ठीक है। इसका मास लगेगा mg, इसका नॉर्मल रिएक्शन r,
डिस्टेंस इसने एस ट्रेवल किया, अप्लाइड फोर्स है पी, अप्लाइड फोर्स क्या है पी, यहाँ पर भी वही है एम जी और आर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय, तो फ्रिक्शन फोर्स लेंगे, नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स लेंगे ना एफ के, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एस, और आपको पता है सर एफ के जो होता है वो म्यू टाइम आर होता है, तो म्यू एम जी, तो यहाँ रख देंगे म्यू एम जी एस, सबसे छोटा डेरिवेशन। ठीक है, अब आते हैं इंक्लाइन प्लेन पे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन, हाँ आगे सब, जब भी वर्क फ्रिक्शन आगे इसका मतलब सब उल्टा हो रहा है, काम अगेंस्ट है, लगा देना कोई दिक्कत नहीं होता, बस मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए। अब इंक्लाइन प्लेन, हाँ वो कटेंगे, आपके स्टेप मार्क कटेंगे अगर चीज़ें छूटेंगी तो, पहले से ही सतर्क रहना, सब चीज़ें लिखते रहना उस पर। इंक्लाइन प्लेन या एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज का डेफिनेशन देखो, या तो मेलन वाले तुमको टारगेट के पता होना चाहिए फाउंडेशन, हाँ स्लाइड है ना, जैसे बॉडी स्टार्ट स्लाइड, तो ये आपका अप्लाइड फोर्स हो गया, पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, यहीं पे इधर एम जी इसका, अब इसका एम जी का होगा है ना, एम जी इंक्लाइन लगेगा, इसका हम करेंगे स्प्लिट, यानी कि इधर कंपोनेंट लेंगे एम जी कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट लेंगे एम जी साइन थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन आर से भी लिखते हैं और एन से भी लिखते हैं, है ना। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ, के लिया गया, हाँ के लिया गया, तो जो अप्लाइड फोर्स है इक्विलिब्रियम कंडीशन का अगर हम बात करें तो जो अप्लाइड फोर्स है वो आता है एम जी साइन थीटा प्लस एफ के, है ना। बात करें अगर एफ के तो एफ के क्या है म्यू टाइम आर, तो म्यू इंटू एम जी, म्यू इंटू एम जी। सुविधा मन्ना को जानते हो, पढ़ने में ठीक थी, टॉपर थी ना, कजन है ना, कॉलेज भी पता होगा तो मैं फिर कॉलेज सर बेलोर में कॉलेज था, वो शायद एक ही था, छोड़ दिया। अभी कहाँ है, किस कॉलेज में? कोलकाता है, किसी कॉलेज में बात नहीं की। मेरी कल बात हुई है, कॉलेज का नाम है, अरे सर ने ग्रुप पे मैसेज भेज दिया था ना गलती से, तो फिर चैट शुरू हो गई, हाल चाल ले रहे थे, कोई नॉर्मल सा ही कॉलेज है, टॉपर थी 10th में वो। तो समझना बेसिक, ये चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी मानता हूँ जेई में, बट जो वो बड़े बड़े पैराग्राफ क्वेश्चन आते हैं ना उसमें ये समझ बनाती है, एडवांस का जो क्वेश्चन बनेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये बेसिक, इसे बेसिक। तो यहाँ रख दो, कोई दिक्कत है, यहाँ रख दो, तो ये क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी, और क्या रखूँ बताओ, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ना m का जो कंपोनेंट लेंगे वो कौन सा लेंगे, कॉस कंपोनेंट लेंगे ना, यहाँ पर जो r है ना, ये r जो mg होगा उसमें क्या लेंगे कॉस कंपोनेंट, तो mg कॉस थीटा, तो mg कॉस थीटा, ये छूट गया था, ठीक है। तो p इज इक्वल टू कितना हो गया, mg कॉमन ले लेते हैं, तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये आपका अप्लाइड फोर्स का डेरिवेशन आ गया। और अब क्या चाहिए आपको, वर्क डन ना, क्या चाहिए, तो वर्क डन होता है आपका अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मान लो एस मान लेते हैं, तो बस इस वैल्यू को ला के रख देना, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। वैसे वीआईटी वेलोर अच्छा कॉलेज है, बस एक ही ड्रॉबैक हो गया, पैसा बनाने की मशीन हो गई तो बहुत क्राउड लेने लगा है, नहीं तो वहाँ से ना बहुत अच्छा, जब मैं पढ़ता था बहुत, मेरे रिलेटिव वहाँ पे एक बच्चा पढ़ा है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है वहाँ का, बट अब बहुत ज़्यादा हो गई, भीड़ हो गई, अमिटी हो गया वो भी अब वहाँ का, लेकिन है अभी भी अच्छा। उसमें ना बैचेस बने हुए हैं, जो क्रीम बैच है शायद उसमें अगर जाओगे तो तुम्हारा करोड़ों का पैकेज लगेगा। हाँ उसमें जैसे एलएन में बैच होता है ना, वैसे वहाँ बीटेक के बैचेस हैं शिफ्ट में, हाँ दे उसमें सस्ता भी है, अगर आप लेट जा रहे हो आपके मार्क्स कम है तो आपकी फीस ज़्यादा लगेगी, उसमें प्लेसमेंट कम होगी, फीस ज़्यादा दे रहे हो प्लेसमेंट कम, आपकी अच्छी रैंक है फीस भी कम लगेगी और आपका प्लेसमेंट भी अच्छा होगा, टीचर अलग पढ़ाएगा, पता नहीं क्या क्या है उसमें। वो हमारा एक बच्चा है ना, उसका भी हुआ था, नहीं गया, वंश जो आता है ना, अभी नहीं गया अब अरे एक है बच्चा, अब वहाँ है, वहाँ मानसरोवर में बुलाता हूँ उसको,
अब आपको डेरिवेशन करना है एक्सेलरेशन का। ये मूव करेगा तो एक्सेलरेशन तो होगा ना, सारा एफबीडी ऐसे ही है। ये मूव करेगा तो उसके पास क्या होगा, एक एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन का डेरिवेशन बताओ क्या होगा। आंसर ये मैं बता देता हूँ, आप इसी में डेरिवेशन भी कर देंगे। जब ये मूव करेगा सब एफबीडी कुछ सब कुछ ऐसे ही रहेगा। तो जो एक्सेलरेशन आएगा इसका a इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। आप म्यू लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे करेंगे बताओ, ये वैल्यू कैसे होगा, सेम एफबीडी से ए की वैल्यू कैसे आएगी, एफबीडी सेम है, आपको ए की वैल्यू निकालनी है। फोर्स एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से करेंगे, ठीक है, लॉजिक को लगाएंगे। अब जो फोर्स, नेट फोर्स जो लग रहा है वो ध्यान से देखो, तो एक तो लग रहा है एम जी साइन थीटा, और ये अब नीचे की तरफ आ रही है, तो एफ के घूम के किधर हो जाएगा, इधर। स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजिट होता है मोशन के, तो माइनस क्या हो जाएगा एफ के। अब एफ के आपको बेटा घूम गया ना, नहीं इधर, ठीक है। तो हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा माइनस म्यू आर। अब आर क्या है, एम जी कॉस थीटा क्या है, तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। देखो कुछ तो दिख रहा है मेरे को, है ना, कुछ तो दिख रहा है, आ तो गया शायद ना। लेकिन हाँ ये अभी फोर्स है, एम इंटू ए होता है फोर्स, क्या होता है। तो अगर मैं एम कॉमन लूँ तो कट जाएगा क्या, ये हो जाएगा ए जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। जी को हम कॉमन ले लें, देख रहे हो विनोद कैसे अंग्रेजी बोल बोल के मूर्ख बनाया जा रहा है। कैसा लगा विनोद, बहुत पढ़ाया मैंने। सोचो आज के लेक्चर से अगर 10 सवाल आ गए, 10 तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, 3 आ गए, 10 तो नहीं आएगा, 3 आ गए। मैंने कोशिश किया सारे डेरिवेशन को टच करने की। वही कहते हैं ना, कोई चीज़ का अंत नहीं होता, आप पढ़ते जाओ। एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्लीज़ वो भी कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बड़े सारे कॉन्सेप्ट है इसमें, मजाक नहीं सच में है, बहुत सारे, मतलब एक क्वेश्चन से आपका ये पूरा रिवाइज हो जाएगा। बस एक क्वेश्चन फिर छोड़ दूंगा, टेंशन ना लो, मेरी भी क्लास है, मुझे पता। मेरा शेड्यूल सुन लोगे ना तुम लोग का दिमाग खराब हो जाएगा। और ये देखो तुम्हारी क्लास कितने बजे शुरू हुई, 11 से 1, 1:30 से 4 मेहर, 4:30 से 6:30 पढ़ना पड़ेगा, 6:30 दिशा मैम, ठीक है, वहाँ पे क्लास है। उसके बाद 7 to 9 मानसरोवर गार्डन, 9:30 to 10:30 गंगा होम ट्यूशन। ये आज का स्लॉट है, देख रहे हो मेरा। केवल एक चीज़ ऐड ऑन हुआ है, ये तो पहले से रहते हैं हमेशा। और ये जो मेहर का टाइमिंग होता है वो होता है 3 से 4 होता है नॉर्मली एनडब्ल्यूएफ में, तो 3 बजे चालू होता है। ये एक्स्ट्रा है पेपर के वजह से, आज का बना मेरा है, फिक्स है हर रोज का 12 घंटे। और कई लोग को तो टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ, क्लास ही नहीं ले रहा हूँ भाई, गुस्सा भी है लोग ने कहा चलो क्या कर सकते हैं भाई, मजबूरी है। प्लीज़ ये अटेम्प्ट करना तुम लोग, ठीक है, कोशिश करना, नहीं आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी हाय तौबा वाली बात नहीं है। मेरे को तो रिया पे बहुत भरोसा है, रिया नाम रोशन करेगी मेरा। अगर रिया के नंबर आ जा रहे हैं तो सोचो ना, सेंट थॉमस में मेरा नाम हो गया ना। सेंट थॉमस में एक समय नाम था, पता कैसे मेरा, एक हार्दिका शर्मा पढ़ती थी तुम्हारे यहाँ, उसको मैंने पढ़ाया था 10th में, तो उसका काफ़ी रैपो था, उसको 12th में भी पढ़ाया था मैंने। अरे ठीक है, रिकॉर्ड पे नहीं बोलते, कंट्रोवर्सी करा देगी, ऐसे नहीं बोला जाता है। ये आपका ब्लॉक है, यहाँ पर पुली लगा हुआ है, ये थोड़ा सा इसका छोटा करते हैं, इसमें सब मिक्स हो रहा है ना, इसमें ब्लॉक है, टेंशन भी है इसमें। अरे इसको मैथ्स मां ले जाओ सर भाई, मैं तो मैंने जब सर, अब वैसे भी क्या करता, सोता घर पे थोड़ा पढ़ लिया, आप ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। आजा फिजिक्स पढ़ रहे तुम, अरे कोई नहीं सर, ये अभी केमिस्ट्री में ट्यूशन ले जाएगी। अरे भाई ये जाएगी कल पेपर, फिर भी जाएगी केमिस्ट्री। सर अब हमारे जो बच्चे हैं ना सर, अब हमारे बच्चे बहुत अच्छे हो गए, ये समझ चुके हैं कि सब पढ़ो।
ऑप्शन नहीं। रिपीट और सुनाएंगे। वो रिपीट नहीं कराती है, सुनाती अलग है। आप भी करो ना ये। हमारे प्यारे बच्चे हैं सर, यही ये हमारे 5 बच्चे तो बच्चे लाएंगे, मैं बोला। प्यार ही तो मार जाता है भाई। मैं एक से दो जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए, तेरे को मैसेज भी कराओ, मैसेज ही नहीं देखता तू। अच्छा आप जा रहे हो, वो आएगी जिज्ञासा आएगी, अभी तो मैं 2 बजे आ रहा हूँ। ठीक है उसका टेस्ट लेना, मैं पेपर आपको भेज दूंगा, आप उसको व्हाट्सएप आर्यन कर का दो। पेपर आया है? आर्यन का किस चीज़ का? आपने कल पेपर देना था, फोर्स का आप करके मैं देके जा रहा हूँ। हाँ बैग में है। इधर रख दो, वो ठीक 12:30 है। आएगा, उसको पकड़ा देना। मैं आ ठीक, जाऊँ? मैं 12:30 1 बजने जा रहा है, नहीं आप कह रहे हो 12:30 पौने, और क्या आया कहाँ? चल तू यहीं बैठ के मैथ्स ही पढ़ ले, फिजिक्स में ध्यान तो रही हूँ। तुम्हारा तो हो गया ना। ये आपके पास इनकम्प्लीट डायग्राम, पहली बात इस क्वेश्चन में डायग्राम दिया नहीं था, हम मैंने बना दिया है। 2 ब्लॉक ऐसे स्टेटमेंट था, 2 ब्लॉक जिसका मास है 2 kg एंड 5 kg आर कनेक्टेड बाय आइडियल स्ट्रिंग। आइडियल का मतलब होता है ऐसा स्ट्रिंग जो लूज नहीं है। अच्छा पढ़े, सेम टेंशन ओवर अ पुली, द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज फ्रीली टू स्लाइड। ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है वो स्लाइड करेगा ऑन अ इंक्लाइन सरफेस एट एंगल 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, with horizontal where 5 kg block is hanging freely find the acceleration of system and tension। देखो ये भारी है ना, तो ब्लॉक किधर जाएगा? ये नीचे जाएगा, और ये वाला ब्लॉक किधर जाएगा? अब आपके पास इतना इंफॉर्मेशन है, आपको क्या क्या निकालना मैं बताता हूं। आपको फाइंड आउट करना है पहला चीज टेंशन, हाँ टेंशन ही निकालना है, और दूसरा चीज निकालना है, 2 चीज निकालना है, एक्सेलरेशन। अगर आपने ये सवाल कर दिया तो ये चैप्टर आपका पक्का हो गया। इसके बाद आपको रिवीजन बहुत कम कर एंड एक्सेलरेशन। सर मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा, करो फटाफट करो। ये इसका यार पेपर, हाँ इस क्वेश्चन हाँ हाँ, इजी है। अरे वाह, यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए मेरे को। कहाँ गया यार पेपर? एक तो पता है मैं भूल जाता हूँ, देखो हाँ ये रहा पेपर, ये रहा आर्यन। टेंशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, टेंशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है बच्चे। पहले सॉल्व कर लिया तुमने? ओह माय गॉड। टेंशन है 24.65। इतना तो नहीं आसान था यार। कहाँ रखूँ पेपर? यहाँ। मैं पता बच्चे इतने होशियार है, सीट गायब कर देते हैं। लिख देता हूँ मैं, टोटल 3 शीट्स। हाँ कहते सर एक ही शीट तो थी। हाँ जी सब वही लगेगा, mg हमेशा इंक्लाइन पे होगा, mg का हमेशा वो होगा, क्या कहते हैं इसको, रिजॉल्व करेंगे, वेक्टर रिजॉल्व करेंगे mg का। बेटी पहले मेरे को दिखाना तुम सिविल इसका। अच्छा मैथ करो, हाँ मैथ करो, छोड़ दो करो, कल पेपर है बच्चे का। मैथ से टफ है ना फिजिक्स, फील होती है। मैथ फिर भी ठीक है, इजी। मैथ तो फिर इजी लगती है सच में। मैं फिजिक्स टफ लगती है क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, तो 12th भी मैथ्स ना हो तो आसान लगता है मेरे को। 12th का मैथ तो यूँ पढ़ा दिया मैंने। कोई बात नहीं, जो टफ है वो सबके लिए टफ है। इतना जल्दी तुमने सॉल्व किया टेंशन के लिए? पहले तो इक्वेशन बनेगा, कैसे तुम सॉल्व किए भाई? आओ सर। हाँ हाँ तो पेपर ले लो क्योंकि मैं निकल जाऊंगा मैं। अच्छा बेटा वो केवल तब लगेगा जब पुली पे हैंगिंग होगा, वहाँ फ्रिक्शन नहीं होगा, यहाँ फ्रिक्शन भी है। यही तो दिक्कत है, सही कह रहे हो तुम सर। T इज इक्वल टू ट्वाइस m1 प्लस m2 इंटू ए, बट ये नहीं लगेगा।
क्यों? क्योंकि वो पुली के लिए केवल एक जगह लगेगा, वो जब पुली से हैंगिंग होगा। यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, इंक्लाइन प्लेन भी है। अब देखो ना 3 चीज़ जुड़ गई। हाँ, इसमें नहीं लगेगा। एफबीटी दिखाओ पुष्कर, पहले एफबीटी दिखाओ। आधा नंबर तो एफबीटी, 1 नंबर तो एफबीटी का ही होता है। 3 नंबर का गलत है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं बनाया तुमने। हाँ बनाओ इसको, नॉर्मल रिएक्शन। अरे बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई, एफबीटी नंबर कटते भाई, क्या बात कर रहे हो। पहला स्टेप तो एफबीडी होता है ना। और ये जा रहा है इस तरह से ना, ये इधर जा रहा है, इधर ही आपका एक और चीज़ है, क्या? फ्रिक्शन। ये कंप्लीट एफबीडी है। ये कंप्लीट एफबीडी है। पहला क्वेश्चन 5g माइनस टी। अब सोचो कैसे होगा, इंटू 5a। एम ए होता ही है ना, एम ए। ये बनी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आपका t माइनस 2g साइन थीटा, क्योंकि m की वैल्यू 2 है ना, माइनस f इज इक्वल टू 2a। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से इन दोनों को सॉल्व कुछ करो। f की वैल्यू भी अभी बनाओ, f म्यू आर बनाओ। f की वैल्यू म्यू आर, f की वैल्यू म्यू आर दैट इज म्यू एम जी कॉस थीटा। थीटा कितना है? 30 डिग्री है। कितना है? ये भी वही लगा ना, डी माइनस टी। कल कितने बजे स्कूल से आ जाओगे तुम? पेपर दे तो खाना ना खा लेना। ठीक है, खाना वाना खा के रेस्ट करके 3 बजे यहाँ पे सेंटर। ठीक है, तुमको 3 से 9 बैठाते हैं फिजिक्स। कितने दिन का गैप है? 1 दिन का ना बस, बैठाना पड़ेगा ना इसको। फिजिक्स में एक दिन का गैप है, सोचो। ऐसे केमिस्ट्री में हुआ था। 1 दिन गैप बहुत कम होता है। सोचो सोचो कितने अच्छे पोजीशन पे हो तुम, कितने अच्छे पोजीशन पे तुम। तुम्हारा तो चालू फिजिक्स हो रहा है क्या? हाँ गैप था ना, पहले पर क्या था? पहला पेपर था पेंडिंग, ठीक है, तो फिर गैप तो था ना, काफ़ी समय मिला आपको फिजिक्स के लिए, टाइम तो मिला है। ठीक है, 2 दिन की छुट्टी। हाँ काफ़ी मिला। ऐसे बनाओ, कुचुड़ कुचुड़ बनाओगे तुम। मन होना चाहिए बेटा आपको, अंदर से आनी चाहिए कि नहीं। कुचुड़ कुचुड़ ना करो बेटा। अगर ये 3 नंबर का है तो 1 नंबर आपका ये मिलेगा एफबीडी। अगर आपने ये गलत बनाया तो टीचर आगे चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता आगे फिर गलती होना है। एफबीडी आपका क्वेश्चन का बेस बनता है। सबसे गंदा लॉ ऑफ मोशन लगता है, वो कि मेरा बिल्कुल भी हो गया। वो भी एनर्जी तो 50 से ऊपर में मैंने कुछ कर दिया था, इसका एक भी नहीं हो रहा मुझे ढंग से। बेटा सेंटर पे यूलाइक रखी हुई है साइंस की, तो आप वहाँ से कर लो। जो टेबल है ना जिस पे बैठ के पढ़ा, बीच में जो टेबल है बड़ा वाला, उस पर रखा हुआ यूलाइक, ग्रीन कलर की होगी, ग्रीन या ब्लू कलर की, उससे आप कर लो। एंड 5:30 पे क्लास होगी नॉर्मल अपनी वापस। तो रूट 3 की वैल्यू डालनी। हाँ हाँ, ये तो रखना है ना, म्यू की वैल्यू ना, रूट 3 हाँ वैल्यू आंसर में है तो √3 की वैल्यू डालनी पड़ेगी आपको। 1/2 की डालनी पड़ेगी। cos 30 तो √3 की वैल्यू होती है 1. ये होती है √3 की वैल्यू, और √2 की वैल्यू होती है, 1.4 रखना पड़ेगा तभी तो आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं इसको मैंने पढ़ाया हुआ क्वेश्चन ना कराया हो। मैंने पहले भी करा रखा है, क्योंकि मेरी नोटबुक में टिक है, इसका मतलब मैंने कराया है। आपको ऐसा मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो इनकम्प्लीट एफबीडी मिलेगा। यू हैव टू कंप्लीट, अगर मिलेगा। इसका तो था नहीं वैसे, अगर मिलेगा भी तो। नहीं बना रहे हो तुम? अरे 2 इक्वेशन मैंने लिख दिया, बस वैल्यू तो पुट करनी है आप। देखो ये पहला दूसरा क्वेश्चन तो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं थी। ये 2 सही है ना, ये 2 देखो। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, एफ निकालेंगे, जो कि होगा आपका म्यू आर दैट इज म्यू एम जी कॉस 30, यानी कि 0.3 × 2g cos 30।
इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड कर दें तो देखो t से t कट जाएगा, है ना, t से t, क्योंकि यहाँ से एक्सेलरेशन आएगा। वी हैव g, वी हैव साइन थीटा, वी हैव f, वी कैन गेट a। f ये रहा, देखो ना, है ना, है तो म्यू की वैल्यू 0.3 है ना। हाँ, तो जब आप सब कुछ रखेंगे, ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो मिलेगा 5g माइनस 2g साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू 7a। एफ की वैल्यू ये सॉल्व करके जो लाओगे वो यहाँ रख देना, ठीक है। जी की वैल्यू 10 ले लेना, साइन 30, सब कुछ हमारे पास ए आ जाएगा। सॉल्व करने पे जो ए की वैल्यू आई है वो आई है 4.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पुष्कर आई तुम्हारी? हाँ, चल दी है। ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो वी हैव जी, वी हैव ए, वी कैन गेट टेंशन। तो टेंशन की वैल्यू है आपकी 24.65 न्यूटन। सबसे बड़ा टास्क जो है वो है कैलकुलेशन, पता है, जाना पड़ेगा। देखो, देख रहे हो विनोद कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है। अच्छा, मैं देखता हूँ, मैंने बोला टेस्ट 12th वाले बच्चों को, सर अभी मैं नहीं दे पाऊंगी, मैं केमिस्ट्री के मुझे रिवीजन करनी, कल मेरा टेस्ट है। मैंने केमिस्ट्री का टेस्ट रेगुलर नहीं जा रहे हो, अनु सर का टेस्ट टाले जा रहे हो। टाले मत टालो, जो तुम्हारा फ्यूचर तुम जानो। तो क्या बताओ, टेस्ट नहीं दे रहे मेरा अभी, स्ट्रिक्ट नहीं हो ना मैं, ठीक है, क्या करना, बच्चे यार, सब बच्चे बड़े हो गए हैं, मैच्योर, उनको पता है नंबर नहीं आएगा तो डांट पड़ेगी घर से ऐसे। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी टीचर पे बिल फाड़ देते हैं वो अब चले गए वैसे, और सर रिकॉर्डिंग